हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम और मेरा काम ये आप अच्छे से जानते हैं। मैंने मेरे काम के साथ स्टार्ट किया था मेरा मैराथन सीरीज, जो बस एक छोटा सा एफर्ट था। मैं चाहता था कि फी के अंदर डिस्काउंट किया जाए, कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, बट मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कुछ मिसकम्युनिकेशन रह जाता है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस बच्चे कर लेते हैं, टेस्ट को नकल मार के देते हैं। तो मैंने सोचा कि यार सभी को कुछ फ्री क्लासेस दी जानी चाहिए, 30 to 40% सिलेबस यहाँ कवर किया जाना चाहिए। सो मैं वैसा ही कुछ कर रहा हूं, और आप भी अगर ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं जहां पे आपने एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री को कवर किया, तो आप भी जानते होंगे 30% सिलेबस कवर हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप एनिमल हस्बेंड्री का जो फ्री टेस्ट है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो इस वीडियो को देखने से पहले वो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपने जो सपने सोच लिए हैं, जो सपने मान लिए अपने दिमाग के अंदर, और उसी सपने को पूरा करने के लिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिमाग में कोई सपना तो है कि नहीं। जिंदगी में सपने होने चाहिए, बिकॉज सपने होंगे तभी तो पूरा करोगे। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, लाइफ में लोग असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये बात बहुत गलत है। लाइफ में लोग असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने किया ही इतना सा, जो एक टाइम के बाद जाके समझ आया कि नहीं यार, इससे बड़ा भी किया जा सकता था। क्योंकि ऐसा भी तो कहा जाता है ना, सपने जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। बाकी आपको पता ही है, टेंशन तो लेनी नहीं है। सिलेक्शन तो आपका हम करवाएंगे ना, क्योंकि आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में है। डाउट है कोई, लेक्चर देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप समझ गए हैं। 5 क्वेश्चन आपको पता ही आपसे पूछे जाएंगे, और पांचों क्वेश्चन जो है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये AFO 2021 का जो पेपर था उसने पूछे थे। पहला क्वेश्चन बोला गया, पंजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू। ऑनियन के अंदर पंजेंसी तो होती है, सारे लोग ही जानते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल डाइसल्फाइड, मेलानिन, इथोफोन, और नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या आएगा, इशारा कीजिए। 1 2 3 4। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। यहां पे सब लोगों ने एक का इशारा किया जी, एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड। सारे लोग बोलना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप लोग राइट हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। अब ये कुछ ऐसा पार्ट है कि इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। समझ सकते हैं कि बेरी किसे कहते हैं, पोम किसे कहते हैं, ड्रुप क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। और करने का तरीका क्या है, चीजों को 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज कीजिए। मजाल है वो हो ना पाए, हो आपसे जाएंगी। फिलहाल मुझे बताइए पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप क्या है, बेरी, पोम, ड्रुप, सोरोसिस या फिर बेलुस्टा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, 1 2 3 4 5। तो यहां पे मुझे जो इशारा मिल रहा है आपकी साइड से, 3 और 4 का इशारा मिल रहा है। थोड़े से लोग नहीं यार, थोड़े से नहीं है, हाँ ठीक ठाक से लोग 3 का इशारा कर रहे हैं, बट मेजोरिटी 4 के साथ जाना चाह रही है। तो देखते हैं भाई, मेजोरिटी मुझे लग रहा है कि सही रास्ते पे ही जा रही है। थोड़े से लोग जो 3 वाले थे, ड्रुप जो बोल रहे हैं, आप गलत हैं। अदरवाइज सोरोसिस की बात करें, पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, रोज फ्रूट टाइप इज नोन एज। अब कोई सोच रहा है कि रोज का भी फ्रूट टाइप होता है, क्या पता ही नहीं था। चलिए अब बताइए रोज का फ्रूट टाइप क्या है। हिप है, बेलुस्टा है, बेरी है, ड्रुप है, या फिर आपका साइकोनस है। 1 2 3 4 5। ये भी AFO 2021 ने पूछा। ओके, तो यहाँ पे 80% लोग आंसर कर पा रहे हैं, 20% को नहीं पता है। 80% से कुछ 1-2 लोग हैं जो 2 का इशारा कर रहे हैं, बट मेजोरिटी 1 के साथ जा रही है। रोज की बात करेंगे, रोज का फ्रूट टाइप कहा गया है। अगर आप 1 के साथ जा रहे थे तो आप बिल्कुल ऑफ कोर्स आप करेक्ट हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। बोला गया, ब्लॉसम एंड रोट इज इन। ब्लॉसम एंड रोट किसमें होता है, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किसमें होता है, ये बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। अब किसकी डेफिशिएंसी से होता है वो मुझे बता दीजिए। टोमेटो और आयरन, टोमेटो कैल्शियम, टोमेटो आयरन, ऑनियन आयरन, ऑनियन कैल्शियम, या फिर पोटैटो फॉस्फोरस। 1 2 3 और 4, क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा। ओके, तो यहां पे अगेन 90 to 95% लोग आंसर कर रहे हैं, और सबके सब लोग ही सही हैं, बिकॉज सारे लोग ही 2 का इशारा कर रहे हैं। कहते हैं टोमेटो के अंदर होगा और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होगा, तो बिल्कुल आप करेक्ट है, कांग्रेचुलेशंस। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज द ICMR। कभी ICMR के बारे में जाना,
ये किया करो, है ना। क्या किया करो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, तो ये मत देखो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जरा सा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा उसको भी जान लीजिए। आईसीएमआर को जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूं, इट इज नोन एज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जैसे हमारा आईसीएआर है, ये आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1911 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। जैसे हमारा जो आईसीआर है, ये भी तो 1929 को आया, मतलब आजादी से पहले ही आया था, तो वैसे आईसीएमआर भी 1911 के अंदर आया। आईसीआर के हेडक्वार्टर की तरह ही आईसीएमआर का भी हेडक्वार्टर कहां पे है, इट्स इन न्यू दिल्ली। अब आईसीएमआर क्या करते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है मेडिकल रिसर्च, तो ये भाई आपको रिकमेंडेशन देता है कि ऐसे करो वैसे करो। तो फिलहाल क्वेश्चन ने बोला कि आईसीएमआर ने कहा कि वेजिटेबल कितनी खाओ एक दिन के अंदर, है ना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400 और 500 ग्राम। रिकमेंडेशन कितनी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। यहां पे आप इशारा जो कर रहे हैं, 100% लोगों ने इशारा कर दिया है, बट 100% में से एक दो लोग दो के साथ जा रहे हैं, और दो के साथ जो जा रहे हैं इन्होंने हाथ नीचे कर लिया है, ये दो का इशारा कर रही थी। ओके, तो तीन के साथ जो लोग जाना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि 292 टू 94 ग्राम आपने पढ़ा होगा, ऐसा है ना, कि वो इसकी रिकमेंडेशन है। तो 290 टू 94 अल्टीमेटली कितना, इट इज 300 ग्राम। ऐसा आईसीएमआर कहता है कि आपको 300 ग्राम लगभग सब्जियां कंज्यूम करनी चाहिए। बाकी आपको जब वेजिटेबल की बात करेंगे तो समझदार लोग तो आप सारे ही हैं, फिर वेजिटेबल कितनी खानी चाहिए, फिर आपका फ्रूट्स का कंजप्शन कितना होना चाहिए, फिर एग्स के लिए भी रिकमेंडेशन होती है, मीट के लिए भी रिकमेंडेशन होती है, अलग अलग एजेंसीज देती है। तो पूरे साल में कितना खाना चाहिए वो अलग बात है। आप वेजिटेरियन होंगे और मीट के नाम पे छी 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 करते होंगे, बट दैट डजंट मैटर, है ना। छी छी नहीं करना, ये एजुकेशन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक ह्यूमन को कितने मीट की रिक्वायरमेंट है। दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप खाइए और नहीं खाइए वो आप तक है, लेकिन जानना हमें पड़ेगा कि कितना खाया जाता है और कितना नहीं खाया जाता, मतलब कितना खाना चाहिए कितना नहीं। आगे मूव करते हैं, हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ ही स्टार्ट करूंगा। हॉर्टिकल्चर इज क्लासिकली इवॉल्व्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है, होटस। होटस का मतलब गार्डन प्लांट, एंड कल्चरा विच मींस कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट, जिसका मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट। किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर। देखो गार्डन प्लांट की बात कर रहा है, तो सर फूल कहां से आएंगे, फूल भी इसी के अंदर आएंगे। सर सब्जियां तो कैसे आ जाएंगी, इसी के अंदर आएंगी। वाई, बिकॉज जैसे हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन तो बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, लेकिन डेफिनेशन से तो बहुत आगे चला गया। तो डेफिनेशन पुरानी है, बट फील्ड हमारे बहुत नए होते जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्केपिंग की जब आप बात करोगे, किसी प्लेस को ब्यूटीफाई करने की बात करोगे, तो वो तो इस डेफिनेशन के अंदर फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि लैंडस्केपिंग नई ब्रांच है और आपका जो ये हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन बहुत पुरानी है। ये चीज हमें क्लियर इसलिए रखनी पड़ेगी, बिकॉज बच्चे जब मेरे से टिलेज का चैप्टर समझ रहे होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत आती है समझने में। उनको कौन समझाए कि जिस हैरों को तुम माइंड में सेकेंडरी टिलेज लेके चल रहे हो, और तुम यूट्यूब एक वीडियो देख रहे हो जहां पे तो हैरो मिट्टी को उलट पटल मतलब उलट दे रहा है, पलट दे रहा है ना। अब बच्चा कंफ्यूज के, सर डिस्टर्बेंस तो ज्यादा कर रहा है, बट वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज की डेफिनेशन तो बनी कितने साल पहले, इंप्लीमेंट तो 6 महीने पहले नहीं बना, और अगले 6 महीने तो और एडवांस हो जाएगा। तो चीजों को ऐसे डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया ये बहुत बड़ा फील्ड है स्टडी के लिए। हाँ, कहीं आपने जेआरएफ में जाना चाहा या फिर एमएससी करना चाहा, एंड आपको किसी ने बता दिया कि स्कोप ज्यादा है एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो भैया स्कोप नहीं, सिलेबस भी इतना ज्यादा है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है अपने आप में। गोल्डन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था, आप सारे लोग ही जानते हैं कि गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है किससे, फ्रूट प्रोडक्शन से। आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी रिवोल्यूशन, है ना, आपको याद होगा। गोल्डन रेवोल्यूशन एक होती है, सिल्वर रेवोल्यूशन एक होती है, गोल्डन फाइबर एक होती है, और सिल्वर फाइबर एक होती है। उम्मीद करता हूं आपको चारों के आंसर पता होंगे। आप जानते हैं कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखो यस यस करे जा रहे हैं, अपने कानों को तेज रखिए। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, फ्रूट से, गोल्डन फाइबर नहीं। गोल्डन फाइबर तो कॉटन से रिलेटेड है यार। देखो फिर हाँ कर गए, कॉटन से नहीं, किससे, या ऑफ कोर्स, अब कंफ्यूज मत होना भाई। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है फ्रूट से, गोल्डन फाइबर जूट से, उसके बाद जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है कॉटन से, है ना। यस, नो, ओके, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग से या पोल्ट्री से, और जो आपकी व्हाइट फाइबर रेवोल्यूशन है वो है कॉटन से, बिकॉज कॉटन का फाइबर कैसा होता है, व्हाइट होता है। सही बोल रहा हूं क्या मैं, नहीं क्या कोई कह रहा है ना 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 नहीं है, सही, ठीक है, ओके।
किसी ने हाथ खड़ा कर लिया, कहता मुझे ऑब्जेक्शन है। अरे भैया मुझे पता है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे क्यों ले रहे हो यार, जानता हूं है ना। दोबारा से सही बोलता हूं, गोल्डन रिवोल्यूशन मतलब फ्रूट प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर मतलब जूट प्रोडक्शन, सिल्वर मतलब एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर मतलब कॉटन। दैट्स इट। कितना सिंपल है, कब से गलत बोलने जा रहे हो यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात हम कर रहे हैं, आपने बता दिया। मैं एक बात और बता दूं, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये तो आसान पार्ट है। आगे जब जाएंगे पॉलिनेशन के अंदर और प्रोपेगेशन के अंदर, तो एक छोटा सा मेरा काम कीजिएगा, लेक्चर को ना 2 स्टेज में डिवाइड कर लेना, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 1 और 2 क्या होता है, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं बिलीव करता हूं लोगों को बातों बातों में समझा दो, मैं इसीलिए ना बोलते बोलते, मैंने गोल्डन का आंसर तो आपसे नहीं पूछा, लेकिन आप देखो ना हर बच्चा आंसर, अरे सर क्या सिल्वर में कॉटन कॉटन कहे जा रहे हो, है ना, पोल्ट्री बोलो, ऐसा चल रहा था ना। ये चीजें हेल्प करती है, बच्चा जब कनेक्ट हो जाता है ना बड़ी जल्दी समझ पाता है। मैं ऐसा इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, अब लेट्स से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं, अब उसके बीच में कहीं आ गया एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, अब मैं तो पढ़ा के निकल लिया, बच्चा वहीं पर अटक गया, ये एंजियोस्पर्म क्या होता है, अब पता चला स्लाइड सारी निकल गई, अगली 2-3 आधा लेक्चर निकल गया, वो वहीं पे अटका हुआ है। तो जब चीजें समझ नहीं आती है ना, पहले थोड़ा सा आइडिया लो, अच्छा ये पोलिनेशन है, ये फर्टिलाइजेशन है। जब पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन समझ आ गया ना, अब आगे चलिए कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है, समझ आ गया, अब आगे चलिए एपोमिक्सिस क्या होता है या फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। बिकॉज आप अगर ये सोचें कि मैं आज ही समझ लूंगा पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, तो दैट मींस सब खिचड़ी बन जाएगी। खाइए ना खिचड़ी, आपने दिमाग में मत बनाइए, तो चीजों को थोड़ा सेपरेट रखिए, आइडेंटिटी अलग अलग रखिए, चीजें बहुत आसान है, अभी पढ़ाने वाला हूं, देखिएगा 1 मिनट में समझ जाएंगे। बस कोशिश इतनी करना कि जहां पे डाउट आए उसको लिख लेना, दिमाग में मत रखना, दिमाग में जो आगे आगे पढ़ाता जाऊंगा वो सुनते जाना। सो एरिया ऑफ स्टडी इन हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी या फिर आप इसे फ्रूट साइंस भी कह देते हैं, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फ्लोरिकल्चर की बात करते तो आपको पता ही है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फील्ड है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे आप फ्लावर्स को स्टडी करते हो। फ्लावर्स की बात करेंगे, इंडिया में फ्लोरिकल्चर का बहुत स्कोप है। आप बोलेंगे सच्ची, मुझे तो सीनियर ने कहा था कि एमएससी फ्लोरिकल्चर में स्कोप ही नहीं है। मैंने फ्लोरिकल्चर एमएससी की बात नहीं करी है, मैंने फ्लावर्स की बात की है। फ्लावर्स का बहुत स्कोप है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आज अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे मार्केट में एक वो प्रोडक्ट लेके आना, लेट्स से आपने व्हीट और राइस ग्रो करना शुरू किया, तो व्हीट और राइस ग्रो करके आप ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो हर कोई कर रहा है। कुछ ऐसा कीजिए जो लोगों के पास ना हो। तो आज ये जो फील्ड है ना, लोगों के पास नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है, जो हर किसी के बस की कहानी ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फ्लावर्स के केस में बहुत ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। फ्रूट अगर आप तोड़ लेंगे तो 1, 2, 4, 10 घंटे तक फ्रेश रहेगा। फूल भैया 10 घंटे या 1 घंटे भी फ्रेश नहीं रहने वाला। फूल तो आपने तोड़ा और इमीडिएटली उसकी पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रिजर्वेशन है, जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फ्लोरिकल्चर इंडिया में उतना वास्ट नहीं है। तो अगर आप फ्लोरिकल्चर के अंदर जाते हैं मतलब एक अच्छा खासा आपके लिए अर्निंग का सोर्स होगा। मैं जस्ट बता रहा था कि स्कोप है इसका, मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा कुछ भी, जस्ट बता रहा हूं कि फ्लोरिकल्चर का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। बट फ्लोरिकल्चर का मतलब फ्लावर को स्टडी करना। ओलेरिकल्चर की बात करते हैं, सब लोग जानते हैं और सब लोग खाते भी हैं। सुबह शाम क्या खाते हैं? 300 ग्राम। क्या 300 ग्राम? ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन आईसीएमआर की सब्जियां है ना। तो सब्जियों की जब बात करते हैं, वेजिटेबल्स की जब बात करते हैं, उसे हम कहां पे स्टडी करेंगे? हॉर्टिकल्चर की दूसरी ब्रांच ओलेरिकल्चर के अंदर। जब बात करें किसकी? फ्रूट्स की। अब फ्रूट्स वाले केस में क्या होगा? फ्रूट्स को भी कंज्यूम करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगेन आईसीआर रिकमेंडेशन भी देता है इसके लिए। तो फ्रूट्स की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? फ्रूट साइंस या फिर पोमोलॉजी के अंदर। ये तो और भी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। कौन सी? लैंडस्केपिंग। आगे आगे दिखाता हूं मैं। लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है? किसी प्लेस को ब्यूटीफाई करना। इसका क्या मतलब हुआ? कभी कभी अगर आप जाते होंगे, अगर आप शहरों से हैं तो आपने देखा होगा, और गांव में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट शहरों के अंदर ज्यादा एडवांस हो गया है। किसी बड़ी सारी सोसाइटी में जाएंगे तो उसका एंट्रेंस जो गेट होता है, जो बड़ा सारा गेट है, जब गाड़ी वहां से निकल रही है, आप एंट्रेंस को देखिए कितना अच्छे से बनाया उन्होंने। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो किसी प्लेस को ब्यूटीफाई कर देना। ऐसा नहीं कि शहरों के अंदर ही ब्यूटिफिकेशन है। अगर सच बोलो तो जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तो गांवों के अंदर ही दिखती है ना। सो जब बात करते हैं किसकी? लैंडस्केपिंग की। तो लैंडस्केपिंग हमें सिखाता है कि किसी प्लेस को ब्यूटीफाई कैसे किया जाए। वहां पे हम श्रब्स को यूज कर सकते हैं, हर्ब को यूज कर सकते हैं, फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं, ट्रीज को यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो हार्ट है गार्डन का, जानते हैं ना, हार्ट ऑफ गार्डन किसे बोला जाता है? बीच के एरिया को? नहीं नहीं नहीं, किसे बोलते हैं बताओ जरा। ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं गार्डन, गार्डन मतलब
अरे हार्ट ऑफ गार्डन बोल रहा हूं। हार्ट कौन है? लोन। कौन सा? बैंक वाला नहीं, LAWN वाला, साइनाडोन डेक्टाइलोन वाला। यार ग्रास जो है उसे हार्ट ऑफ गार्डन कहते हैं ना। खुद सोचो किसी पार्क में गए तुम लोग, है ना, ऐसे हाथ पकड़ के, और वहां बैठने के लिए वहां पे लोन ही नहीं है, तुम लोग कैसा पार्क बनाया यार, बड़ी मुश्किल से आया था और बैठने को जगह नहीं है। हाथ में ऐसे वो मत समझना है ना, कोई और भी हो सकता है, बस मैं तो एग्जांपल दे रहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी बोला गया। अब पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट कुछ माइंड में हमारे ऐसा है, अब देख लेना तुम, अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो और तुमने पोस्ट हार्वेस्ट का नाम सुना तो 80% लोगों के माइंड में चल रहा है खराब होना। कोई लोग सब्जियां खराब कर दे रहे हैं, कुछ फ्रूट खराब कर रहे हैं। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने पोस्ट हार्वेस्ट का नाम सुनते ही खराब होना ही इमेजिन किया? क्योंकि खराब तो होता है, नेचुरल सी बात है। हाथ खड़ा करो। ओके ठीक है, 30% हाथ खड़ा करें, बाकी कहते हैं हमारे माइंड में कुछ नहीं आया है ना, मैंने इमेजिन नहीं करा। ये तो मैंने सिखाया था, इमेजिनेशन की दुनिया में जाइए, शब्दों के साथ चीजों को नहीं सीखा जाता, इमेजिनेशन सीखा जाता है। आपने ऐसा इमेजिन क्यों किया? आप गलत नहीं है ना। इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पे बाकी कंट्रीज प्रोसेसिंग वाले फील्ड में 50% से आगे चली गई है। मतलब जो उनके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% से भी ज्यादा वो लोग क्या कर ले रहे हैं, वो प्रोसेस कर ले रहे हैं। हम 2 to 3% पे हैं। टोटल हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, 2 से 3% ही प्रोसेस कर पाते हैं। बाकी सारा तो या तो डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है या फिर खराब होता जा रहा है। हमारे यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा है। चलो दिखाता हूं कैसे लॉसेस और कैसे नहीं है। जब बात करते हैं किसकी, आपके हॉर्टिकल्चर की, तो मैंने आपको बताया फूलों को स्टडी यहां पे किया फ्लोरिकल्चर में, सब्जियों को यहां पे, फ्रूट्स को यहां पे। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा था किसी प्लेस को ब्यूटीफाई कर देना। अब ये किसी घर है, ऐसा घर कौन नहीं लेना चाहेगा, है ना, पर देखो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो किसी एंट्रेंस को, किसी घर को आपने ब्यूटीफाई कर दिया, वो क्या लैंडस्केपिंग है। कुछ ऐसा ही हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, लैंडस्केप गार्डनिंग के अंदर या फिर लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के अंदर। फिर वो लगा पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। देखो यहां पे आपको दिख रहा है रोजेस दिख रहे हैं, उनको क्या किया गया, उनको रखा गया, लेकिन पैकेजिंग का एक सिस्टम है ना। तो ये अपने आप में क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इस फ्लावर का बेचारे का रेट तो 5-10 रुपए ही है, लेकिन जब क्या होगा, जब ये ऐसे सज धज के ऐसे प्रॉपरली पैक होके रेफ्रिजरेटर कंटेनर के अंदर ले जाके और वो इतनी दूर तक जाएगा, फिर तुम दुकान वाले के पास जाओगे कि भैया देना है किसी को, दे दो। बोलेगा 35 रुपए का है, आप बोलेगे 35 का, इससे बेटर था मैं वहां से तोड़ के ले आता, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लावर है वो तो 5-10 रुपए का ही है, लेकिन जो उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है ना वो उसे महंगा बना देता है। बिकॉज फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, ये हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज हैं। हाईली पेरिशेबल का मतलब जिसमें पेरिशेबिलिटी ज्यादा हो, जो खराब जल्दी से हो जाए। इवन अगर आप बात करेंगे किसकी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, तो एग्रोनॉमी के अंदर उतने लॉसेस नहीं है जितने किसके अंदर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर। बिकॉज मैक्सिमम तो लॉसेस जो है वो किसके अंदर हो रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर हो रहे हैं। फूड ग्रेन के अंदर, आपका जो व्हीट, राइस या फिर जो पल्स है, उनके अंदर उतने लॉस नहीं होते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, टेक्नोलॉजी या फिर लॉसेस को अब समझ गए हैं। मैं थोड़ा सा डेटा बताता हूं आपको कि इंडिया कितना पीछे है किस काम में, प्रोसेसिंग वाले पार्ट में। प्रोसेसिंग समझते हो ना? हाँ, आप लोग जानते हो कि मान लो अगर आपके पास मैंगो है, मैंगो 5-7 दिन में खराब हो जाएंगे, लेकिन मैंगो से मैंगो जूस बना के प्रिजर्व कर लिया गया तो 5-7 महीने भी खराब नहीं होगा। तो आपका जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो क्या कर देता है, वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। जो शेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज प्रोसेस कर दिया आपने। अब आलू अगर घर में रखे हो, आलू कितने दिन रह सकते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन, लेकिन आलू से चिप्स बना लो, पड़े रहने तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो प्रोसेसिंग क्या करता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, प्लस वो वैल्यू एडिशन करता है। वैल्यू एडिशन मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ जाता है। आलू तो 5, 10, 20 रुपए किलो है, चिप्स कोई मिला 20 रुपए किलो, ऑफ कोर्स नो, 100, 150, 200 रुपए महंगा किलो तक का कॉन्सेप्ट है वो। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर कहता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड नेक्स्ट टू चाइना। आप फूड की बात कर लो, मतलब आप सीरियल्स की बात करो या फिर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करो, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग डेटा है, ओनली 2 to 3% फूड इज गेटिंग प्रोसेस्ड, 2 से 3% प्रोसेस हो रहा है। In contrast, countries like USA 65%, China 23% are far ahead of India in reducing the wastage and enhancing the value addition and shelf life of the farm product.
आपको पता है, आप जरा सा कंपैरिजन कीजिए 2 से 3 और 23%, कितना फर्क है। कहने को तो हम कह देते हैं कि चाइना फर्स्ट है, हम लोग सेकंड है, बट आपको लगता है ये फर्स्ट सेकंड वाला गैप है? हाँ, अगर ये होता कि हमारा 20 है उनका 25 है तो मान लेते, हमारा तो 3 है भैया उनका 23 है, कितना वो हमसे आगे चला गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपिंग पॉलिसीज होनी चाहिए वो उतनी पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ पे पॉलिसी कुछ और है। चलो छोड़ो, मैं बात नहीं करूंगा, बट हाँ चलता है हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज्यादा चलता है भैया, इंसान कम चलता है। हमारे यहाँ पे गोमूत्र और गाय ज्यादा चलती है ना, मीट को ये बैन कर दो, हम इन चीजों में फंसे रह जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है, आप इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे जब इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा नेशन जो है इन चीजों में फंसा हुआ है। हम एक कोरोना का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए होंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बट हालात जो देखे तो ऑक्सीजन जो लोगों को नहीं मिल रही थी। पॉइंट इज, जब देश अंदर के हालातों को संभालने में सक्षम है तब तो बाहर जाएगा। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज 2 to 3% प्रोसेसिंग, मतलब ऑलमोस्ट जीरो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेसिंग जब बढ़ जाएगी, जैसे यहां पे देखिए 65% प्रोसेस कर ले रहा है यार, 65% प्रोसेस कर दिया, मतलब पैसा अर्न करने का तो सोर्स यहीं से आ गया। आज जब हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर 16, 17 या फिर 18%, तो भाई जब हाल ये वाले हैं तो इतना ही तो कंट्रीब्यूट करेगा। जब प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, जब चीजों का क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोसेसिंग बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The losses in post-harvest sector are estimated to be from 10 to 25%। हाँ, अगर पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें तो 10 से कम भी है, लेकिन ज्यादा बोलेंगे तो कहीं कहीं तो कुछ फ्रूट्स के अंदर 30 से 40% लॉसेस भी देखे गए हैं। ऑन एन एवरेज 15 से 20% का लॉस हमारे सारे फ्रूट्स के अंदर होता है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो बड़ी जल्दी खराब होते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ती जा रही है तो हम वेस्टेज कम कर रहे हैं, लेकिन कम होते होते बहुत ज्यादा वेस्ट है। तो कुछ एक फ्रूट 30 to 40% तो सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, द एस्टिमेटेड लॉसेस इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर हायर एंड रीच्ड फ्रॉम 30 to 40%। जब बढ़ने लगते हैं तो 30 से 40% लॉस भी हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि कितनी ज्यादा हमें जरूरत है हॉर्टिकल्चर की उस 5वीं ब्रांच को पढ़ने की, जिसे पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के नाम से आप जानते हैं। चलो, हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन यहां तक मेरे हिसाब से काफी होगा, आप समझ गए होंगे हॉर्टिकल्चर क्या है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज नोन एज, जिसे क्या बोला जाता है, या ऑफ कोर्स इट इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परागण, है ना। एक होता है परागकण और पोलिनेशन हो गया परागण। भाई स्व परागण, पर परागण पढ़ा होगा आपने, नहीं तो सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन पढ़ा होगा। चलो अब देखते हैं ये क्या होता है। अब यहाँ पे बस आराम से बातों को सुनते जाना, इतना इजी टॉपिक है ना ये। फ्लावर्स तो इतना इजी है, कुछ भी नहीं फ्लावर्स के अंदर, लोग फंस जाते हैं। सेपल क्या है जी, पेटल क्या है जी, स्टेमन क्या है, पिस्ट, कुछ भी नहीं है यार, इतना इजी काम है ना। बस चीजों को थोड़ा ये समझो कि ये कुछ पढ़ाई बढ़ाई नहीं है, ये तो बातें ही करनी है 2 घंटे की। देखो बातों बातों में आधा घंटा तो निकल चुका है, 1.5 और निकाल देंगे। सो क्या बोला गया, टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर का मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि वो जो 2 लेडी बैठी हुई हैं और वो आपस में वैसे वैसे बातें कर रही हैं, वो चुगली टाइप। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई फीमेल होंगी तो मेरी बहनें है ना, बट ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो फीमेल टाइप, मतलब फीमेल टाइप नहीं, मतलब वो फीमेल चुगलियां कर रही हैं, है ना। एंड व्हाट वी सेड, ये तो टिपिकल लेडीज है यार। वो टिपिकल लेडीज मतलब जो ऐसा कंसेप्शन हमने, परसेप्शन माइंड में बना दिया हमने। तो टिपिकल फ्लावर मतलब कि वो टिपिकल फ्लावर है ना। कैसे टिपिकल है, जिसके पास सब कुछ हो। अब सब कुछ का मतलब क्या होता है, सब कुछ का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट फ्लावर को आप टिपिकल फ्लावर बोल सकते हैं। टिपिकल, टाइपिकल मत बोलेगा इसे। सो कंप्लीट फ्लावर किसे बोलेंगे सर, कंप्लीट फ्लावर्स तब बोलेंगे जब उसके पास सारा कुछ हो। सर ये सारा कुछ क्या होता है, आपकी बात करते हैं। क्या आपके पास सब कुछ है, क्या आप बोल रहे हो नहीं? क्यों, आपके पास क्या नहीं है ना। आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास छोकरी नहीं है, अल्टीमेटली क्या है, कुछ भी नहीं है फिर, है ना। क्योंकि दोनों जरूरी है लाइफ में। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो यही होना है, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग बाद में होगी, पहले घर वाले शादी कर देंगे तो फिर दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आपके पास मान लो एक गाड़ी है, एक घर है, एक ये है, एक वो है, जो भी तुम्हें चाहिए, तो तुम क्या हो, कंप्लीट हो। ऐसे ही एक फ्लावर की बात करते तो फ्लावर को बेसिकली 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी, सेपल, पेटल और आपका स्टेमन और पिस्टल, दैट्स इट। दोबारा बोलो, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, रंग बिरंगा पार्ट और हरा पार्ट, बस इतना सा हो गया। ये क्या बोल दिया, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, रंग बिरंगा मतलब हो गया पेटल्स हो गया, और आपका क्या हो गया, सेपल्स हो गया, जो ग्रीन ग्रीन होता है। मैं दिखा देता हूं आपको सारा का सारा, पहले पढ़ देता हूं। बोला गया द फ्लावर कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 4 organs, नेमली
कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, नेमली कहता है यहाँ पे पेटल आ गया, स्टेमन आ गया, पिस्टिल आ गया, है ना। सो अलग अलग क्या है, फ्लावर्स के पार्ट आ जाएंगे। मैंने आपको 4 पार्ट बताए, वो क्या हो सकते हैं, वो सेपल्स हो सकते हैं, वो पेटल्स हो सकते हैं, वो स्टेमन हो सकता है, पिस्टिल हो सकता है। पता नहीं है सेप्सिस कैसे कुछ गलती से लिखा गया है, मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया, सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, और क्या हो गया, पिस्टिल हो गया। नेक्स्ट वाला आ गया, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन और पिस्टिल जो है ये दोनों ही क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिकॉज आप मेल फीमेल जब बोल रहे हो तो ऑफ कोर्स वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी। जरा सा फ्लावर को देखते हैं और टेंशन खत्म करते हैं सारी की सारी, ये क्या होता है। देखो भाई बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी ना, कौन सी वाली, मेरे वाली कौन सी कहानी, मेरे वाली कहानी है कि मैंने माइंड सेट किया हुआ था। मैंने अभी भी बताया ना क्लास स्टार्ट करने से पहले कि इसके बाद एंटोपैथो कौन पढ़ाएंगे, प्रियंका मैम पढ़ाएंगे, क्योंकि अपने पढ़ा ही नहीं सकते। क्यों, माइंड सेट किया हुआ था मैंने शायद पहले ही बताया था। मेरी मैडम जो पढ़ाती थी एंटो, जब मैं ग्रेजुएशन में था, वो बोला करती थी, वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रही होती थी किसकी, वो इंसेक्ट की, और वो बोल रही होती थी वो कितना ब्यूटीफुल इंसेक्ट है। मैं क्लास में बोलता, छी कितना सड़ा इंसेक्ट है यार, ब्यूटीफुल कहां। पता है क्यों, ये माइंडसेट बना चुका था कि एंटो बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं माइंडसेट बना चुका तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं लगा। ऐसे ही जिन लोगों को फ्लावर के पार्ट नहीं बताना, आप ये अपने माइंड को बता चुके, नहीं ये तो बहुत मुश्किल चीज है। देखिए जरा इतनी आसान चीज है, शायद मेरे साथ भी वही बात हो रही है, जब मैडम कह रही थी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बैठा हुआ कितना गंदा है, शायद आप भी ऐसा ना सोच रहे हो, बट ये बहुत आसान है सच्ची में। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपके सामने लिखा, जरा बोलिए क्या है ये। ऑफ कोर्स सेपल्स, वो नीचे वाले जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं वो क्या है, प्लीज रिपीट कीजिए। या ऑफ कोर्स इट इज सेपल। ये जो कलरफुल होते हैं, जिसपे उड़ते उड़ते इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर नोन एज पेटल्स, है ना। ये ग्रीन ग्रीन क्या हो गए, सेपल्स हो गए, ये कलरफुल क्या हो गए, पेटल हो गए। याद हो गया सेपल पेटल। अब आते हैं मेल फीमेल पार्ट पे। जब मेल पार्ट की बात करते हैं तो ये देखो, मेल पार्ट क्या है, स्टेमन है। फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल है। मेल पार्ट क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया आपका स्टेमन। फीमेल पार्ट क्या हो गया, ऑफ कोर्स पिस्टिल। अब मेल और फीमेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है। किस में डिवाइड करते हैं, देखो मेल के अंदर ये जो होता है, ये होता है एंथर। इसके ऊपर होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब परागकण, जो यहां से उड़ेंगे और यहां पे जाएंगे। सो ये क्या, एंथर है। और एंथर जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, फिलामेंट। अब फिलामेंट और एंथर की बात करेंगे, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, मेल पार्ट यानी कि स्टेमन बना देते हैं। क्या समझ गए सारे लोग, कुछ भी तो नहीं है यार। फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं। फीमेल पार्ट में यहां से जो परागकण, जो पोलन ग्रेन उड़ता उड़ता आएगा, बोलेगा मैं आ रहा हूं, है ना। तो उससे वेलकम करने के लिए गेट पे कौन खड़ा हुआ है, उसे वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ा है स्टिग्मा। बोला आ रहा है तो आ जा, हम वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। तो स्टिग्मा से वो एंटर कर जाएगा। अब ये तो वेलकम के लिए खड़ा था, वेलकम किया और निकल लिया। अब आगे कौन खड़ा है, वो कहता है मैं तेरे को लेके चलता हूं जहां तेरी मंजिल है। वो कौन खड़ा है, स्टाइल, है ना। ये देखो यहां से ट्रांसपोर्ट करता हुआ पोलन ग्रेन, कहां से, स्टाइल से करता हुआ, स्टाइल उसे लेके जा रहा है, नीचे ले जाके छोड़ देगा कहां पे, ओवरी के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फीमेल पार्ट थे, कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। दैट्स इट, इतना सा होता है फ्लावर। बताओ कुछ मुश्किल है क्या, कुछ भी नहीं यार। पेटल्स और सॉरी सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, फीमेल के अंदर ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, मेल पार्ट स्टेमन के अंदर ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, हो गया ना। वैसे आपको पहले से ही पता था 90% को, जिन 10% को नहीं था तो फिर क्लियर होना चाहिए, वरना तो वेस्ट ऑफ टाइम है अपना। ये आगे चलते हैं। अब आप फ्लावर को समझ गए, ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज अब आगे चलने वाली है कंप्लीट, इनकंप्लीट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। फिर पता चलेगा, जैसे आपके साथ है ना, मैंने आपको बताया कि ये फ्लावर जब आप किसी को देते हैं तो कुछ नहीं होता देने से, है ना। लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है सब कुछ अचीव करने के लिए, फिर चाहे वो नौकरी हो या फिर आप समझते ही है ना। ऐसा इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि फ्लावर्स के साथ भी यही है। अगर फ्लावर ने सब कुछ अचीव कर लिया, फिर उसे बोलते हैं कि भैया तू कंप्लीट है। अगर उसके पास कुछ नहीं है ना इन चारों में से, कौन से चारों में से, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, चारों में से नहीं है, उसे कंप्लीट का दर्जा नहीं दिया जाता, फिर उसे इनकंप्लीट का दर्जा देते हैं। उसमें से भी कुछ फिर बेचारे जोर लगाते हैं, वो कुछ इंपरफेक्ट होते हैं, कुछ परफेक्ट होते हैं। देखते हैं कैसे होता है, देखो यहां पे। अब टाइप ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, कंप्लीट और इनकंप्लीट हो गया।
मैं लेक्चर के बीच बीच में गंदी गंदी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि अब उसको रिलेट कर लो, बस, है ना, समझ जाओ कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करते हैं। जैसा कि बोला कि चारों ऑर्गन है तो कंप्लीट है, नहीं है तो वो क्या है, इनकम्प्लीट है। चलिए देखते हैं। कंप्लीट को तो आप लोग समझ गए हो, है ना, अभी अभी दिखाया था, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया, वो उसकी कहानी खत्म, चारों ऑर्गनों से पा लिए। इनकम्प्लीट के अंदर क्या है, एक आपका परफेक्ट फ्लावर है और दूसरा कौन सा फ्लावर है, सासा बोलिए प्लीज, पहला कौन सा है, परफेक्ट फ्लावर, और दूसरा कौन सा है, दिस इज इम्परफेक्ट फ्लावर। अब सर ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जब बात करते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर की, तो बोला गया परफेक्ट फ्लावर दे बियर ओनली स्टेमन एंड पिस्टिल। देखो ओनली वर्ड क्यों बोला, बिकॉज चार पार्ट थे ना, कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। इनके पास नहीं है चारों पार्ट, इनके पास क्या है, इनके पास तो स्टेमन है और आपका पिस्टिल है। सो दे बियर ओनली स्टेमन एंड पिस्टिल। फॉर एग्जांपल कॉटन, वीट एटसेट्रा। ये वाला पार्ट तुम्हारा है, नोट्स के अंदर बड़े अच्छे से हमने दिया हुआ है, बट याद करने पड़ेंगे बिकॉज पेपर पूछ लेगा कौन सा परफेक्ट है तो कौन सा इम्परफेक्ट है। हमारा पार्ट हमने बता दिया। परफेक्ट का मतलब क्या है कि उनके पास मेल और फीमेल पार्ट है, स्टेमन और पिस्टिल है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है तो भी काम चलेगा। बिकॉज कुछ अगर और भी है, चारों ऑर्गन होंगे फिर तो वो कंप्लीट फ्लावर हो जाएगा, लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी में आया, इनकंप्लीट। इनकंप्लीट के अंदर ये परफेक्ट क्यों है, बिकॉज इसके बाद मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। उसके बाद आ गया आपका इम्परफेक्ट। परफेक्ट के बाद कौन सा आ गया, इम्परफेक्ट फ्लावर। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ईदर वाली कंडीशन है ना, कि मैं क्या करूंगा क्लास में, मैं या तो आपको इधर मैं पढ़ाने वाला हूं या फिर बातें करने वाला हूं, तो काम तो एक ही कर सकता हूं, और वो मैंने तो बातें करनी है, पढ़ाना है ही नहीं आप लोगों को, है ना। तो ऐसा ही यहां पे होने वाला है। इसने क्या बोला, दीज कंटेन ईदर स्टेमन और पिस्टिल। पिछली बार भैया जिसे तुमने परफेक्ट कहा था ना, वो मेल और फीमेल दोनों लेके आया था, लेकिन यहां पे पंगा ये हो गया, ये इम्परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि या तो इसके पास स्टेमन है या फिर इसके पास पिस्टल है। सो दीज कंटेन ईदर स्टेमन और पिस्टल बट नॉट बोथ इन द सेम फ्लावर। दोनों नहीं आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। जरा सा रिवाइज करिए फटाफट से। अगर आपके फ्लावर के पास चारों ऑर्गन है, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, तो क्या बोलोगे उसे, बोलिए सारे लोग, ऑफ कोर्स उसे बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर आपके फ्लावर के पास मेल और फीमेल पार्ट यानी स्टेमन और पिस्टल है, फिर उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे इनकंप्लीट फ्लावर। और इनकंप्लीट का कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो कौन सा पार्ट होगा, परफेक्ट फ्लावर हो जाएगा, राइट। और जब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे ऐसे फ्लावर की जिसके पास दोनों तो नहीं है, या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर, फिर उसे कौन सा फ्लावर बोलेंगे, इनकंप्लीट फ्लावर का दूसरा पार्ट इम्परफेक्ट फ्लावर कह देंगे। क्या कहानी यहां तक क्लियर है। पढ़ाई कर रहे हो कि बातें कर रहे हो, तुम पढ़ाई करना, मैं तो बातें ही कर रहा हूं, है ना, बातें करते चलेंगे और आगे आगे चलते जाएंगे। इम्परफेक्ट हो गया, कंप्लीट फ्लावर हो गया, इनकंप्लीट फ्लावर हो गया। इनकंप्लीट के अंदर परफेक्ट मतलब मेल फीमेल, आपका इम्परफेक्ट मतलब मेल या फिर फीमेल। इसमें से क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है और बच्चे कुछ ऐसे कंफ्यूज होते हैं, भाई मोनो का मतलब सिंगल प्लांट लेना पड़ेगा, डाई का मतलब दो प्लांट लेने पड़ेंगे, कैसे। जब बात करते हैं किसकी, मोनोशियस की, मोनोशियस का मतलब क्या है, एक ही प्लांट है और उस पे क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर आपके अलग अलग। आप देख पा रहे हैं पिंक कलर सारे लोग जानते हैं फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज लड़कियों का फेवरेट कलर इसलिए बना हुआ है। ये मेल वाला आप जानते हैं काला पीला कुछ मर्जी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे नीला लगा दिया गया है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेल को कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको, आयरन को, सॉरी आयरन को नहीं, मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो जब बात करते हैं किसकी, मोनोशियस की, मोनोशियस का मतलब जब एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट एक ही है, क्योंकि मोनोशियस है ना, मोनो का मतलब प्लांट एक ही लेना पड़ेगा, बट फ्लावर वहां पे अलग अलग होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोएशी। उस कंडीशन को बोलेंगे, वो बन क्या जाएगा, मोनोशियस बन जाएगा। जब एक प्लांट ना लेना पड़े, दो लेने पड़ जाए, तो सर दो प्लांट लिए तो कितने प्लांट, डाई प्लांट ले लिए, मतलब डाइशी कंडीशन बन गया, डायोशियस बन गया, जहां पे मेल अलग होता है और फीमेल क्या होता है, अलग होता है। एक और कंडीशन बनेगी जिसे आप बोलेंगे बायसेक्सुअलिटी या फिर हर्माफ्रोडाइट। वो किसे बोलेंगे, जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल या फीमेल आ जाएगा तो उसे बायसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, उस कंडीशन को बायसेक्सुअलिटी बोलेंगे, या फिर उसे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कह दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कह दिया जाता है।
चलो एक काम करते हैं, रिपीट करते हैं, फटाफट से बोलिए आंसर, सब लोग बोलिएगा। अगर प्लांट एक है और मेल फीमेल अलग अलग है तो क्या बोलेंगे उसे? ऑफ कोर्स उसे बोलेंगे मोनोइशियस। अगर आपका अगर आपके प्लांट अलग अलग है और मेल प्लांट अलग है, फीमेल अलग है, फिर उसे क्या बोलेंगे? दो लेने पड़ेंगे, मतलब डायशियस हो गया। और अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, फिर उसे क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स बायसेक्सुअल हो गया, बिकॉज दोनों सेक्सुअल लेके आए, मेल भी लेके आए, फीमेल भी लेके आए, तो बायसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हो गया। वेरी सिंपल है ना, कुछ है याद करने वाला। आगे चलते हैं, अब फिर शुरू करते हैं, बिकॉज अब फ्लावर को तो समझ गए। अब बात करते हैं पोलिनेशन क्या होता है। दो वर्ड को समझ लेते हैं, बहुत आसान से है, कोई चक्कर ही नहीं है। एक होता है पोलिनेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन। क्या फर्क है दोनों के अंदर? जब बात करते हैं पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की, तो पोलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का जाना घूमने फिरने। कहां जाए घूमने फिरने? वो मेल पार्ट है तो फीमेल पार्ट की तरफ जा रहे हैं। आपको पता ही है कि रिसीव करने के लिए तो कोई खड़ा ही था। कौन खड़ा था? स्टिग्मा खड़ा हुआ था। स्टिग्मा अपने बड़े स्टाइल में खड़ा है, वहां पे कहता आजा मैं तेरे को लेके चलता हूं। तो स्टिग्मा बड़े स्टाइल में लेके जाता है कहां पे? ओवरी के पास। ऐसा ही तो होता है। तो पोलन ग्रेन जो है वो कहां पे? एंथर पे जो है, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होंगे और पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पे। दैट्स इट। इसके आगे बात नहीं करनी। आप बोलोगे सर स्टाइल की बात कर लेते हैं, स्टाइल बाद में मार लेना यार, फिलहाल स्टाइल मत मारिए, नॉर्मल बातें करिए कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में पहुंच गए हैं। दैट्स इट, अराइवल हो गया है। इसे क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब बोलोगे सर नीचे तो लेके जाओ। अरे लेके जा रहे हैं, सब्र तो रखो यार, है ना। तो फिलहाल क्या किया आपने? पोलन ग्रेन जो फ्लावर के थे, ये देखो ये यहाँ पे बैठी हुई है क्यूट सी, इसको छेड़ा मत वरना ये क्यूट अपना रंग दिखा देती है, आपको पता ही है। तो ये क्या करेगी? ये यहाँ पे अपने पैरों से लटका लेगी, पोलन ग्रेन को बोलेगी मैं जा रही हूं। जैसे ही जाएगी तो यहाँ के जो पोलन है वो कहां पे गिर जाएंगे? फीमेल पार्ट के ऊपर। तो जैसे ही मेल पार्ट मतलब जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पे चले गए, उसे क्या बोल दिया? क्या बोला? अरे सब लोग बोलिए यार। या ऑफ कोर्स उसे हमने बोल दिया पोलिनेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, फिर पढ़ भी लेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब पोलिनेशन हो गया तो अब आपको बताया था कि स्टिग्मा बड़े स्टाइल में वहां पे खड़ा हुआ है, तैयार होके नहा धोके रेडी है, कहता पोलन ग्रेन तू आ, मैं तेरे को लेके जा रहा हूं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा, ऐसा होता है ना अपने वहां पे जब किसी शादी में जाते हो, शादी में क्या होता है? पहले तो दो चार लोग बाहर खड़े होते हैं, है ना। वो जब आता है कोई तो ऐसे ऐसे स्माइल दे, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, आई आई ये कहते खा पी के निकल, जो भी है ना। तो वहां पे खड़े होते हैं। फिर आगे कोई ना कोई अगर वीआईपी गेस्ट अगर आप क्लोज रिलेशन में, तो फिर कोई ना कोई और आ जाता है, आजो आजो मैं लेके चलता हूँ, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। रिसीव करने के लिए तो खड़ा हुआ स्टिग्मा हाथ जोड़ के, कहता आजो आजो कोई टेंशन नहीं। आगे ले जाने के लिए कौन खड़ा हुआ है? आपका स्टाइल खड़ा हुआ है। और स्टाइल के फाइनली जहां पे भाई साहब खाने पीने वाली टेबल्स लगी हुई हैं, स्टोर्स लगी हुई हैं, वो कहां पे? ओवरी के अंदर। समझाने के लिए बोल रहा हूं यार, है ना। ट्राई करना कि फूल के अंदर रहना, कहीं खाने पुने के नाम पे वहां शादी के अंदर मत पहुंच जाना। हाल फिलहाल कोरोना के कारण अलाउ नहीं है उतना ज्यादा, तो तुम्हें कोई नहीं बुलाने वाला है ना। क्योंकि तुम जो भी हो अल्टीमेटली बच्चे हो ना, जाएंगे तो पेरेंट्स हमारे, तो अपना नंबर आएगा नहीं अभी। तो हुआ क्या? स्टिग्मा के अंदर स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर पहुंच गया। तो स्टिग्मा पे आया था, पोलिनेशन हुआ था। जब ओवरी के अंदर पहुंच गया तो ओवरी के अंदर तो फीमेल पार्ट है और आया कौन है? मेल। अब ये जो मेल फीमेल का फ्यूजन हो जाएगा, इसे क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। कुछ है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट? तो पोलिनेशन मतलब पहुंच जाना, जब मिल गया, फ्यूजन हो गया, वो क्या गया? फर्टिलाइजेशन। पढ़ लेते हैं। बोला गया द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज रेफर्ड एज पोलिनेशन। ओके, जब बात करते हैं पोलिनेशन कैसे कैसे होता है, सो एजेंट कैरी पोलन्स, है ना। हवा अगर लेके जा रही है तो वो कौन सा पोलिनेशन है? एनिमोफिली है। पानी लेके जा रहा है तो हाइड्रोफिली है। इंसेक्ट ने करा तो एंटोफिली है। एनिमल्स ने करा जूफिली है। बर्ड्स ने कर दिया तो वो कौन सा हो गया? ऑरिन्थोफिली हो गया। चलो पोलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन। बोला गया द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। वैसे तो ये सब बातें पढ़ा मत करो, चीजों को सीधे समझा करो, बिकॉज ये चीजें ना उलझा देती है। अभी देखना उलझ जाओगे इसके अंदर। बट आपने कहानी याद कर ली है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कहानी खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये क्या बोलते हैं? द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, जो स्टिग्मा में पहुंचे हैं, एंड सिलेंडर पोलन ट्यूब। सिलेंडर का मतलब ही क्या होता है? सिलेंडर वो वाला सिलेंडर नहीं आपका, वो CY वाला होता है ना। यहाँ पे सिलेंडर का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ नैरो कह सकते हो, संकरी कह सकते हो। ये ट्यूब जो है आपकी कौन से वाली जो स्टाइल है वो नैरो सी तो है। तो ये कहता स्टिग्मा पे आए हैं, एंड सिलेंडर पोलन ट्यूब ग्रो through the style and enter embryo sac where fusion of male and female gametes occurs, which is called
फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सी बात तो यही है, पहुंचा तो पोलिनेशन था, मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन था। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। ये आप समझ गए हो, पोलन जा रहा है, यहां से जा रहा है तो पोलिनेशन है, जो पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। पहुंच जाएगा मतलब जो फ्यूजन हो जाएगा। टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ पोलिनेशन दो प्रकार का होता है। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे केस में होता है ना, या तो हम अपना काम खुद कर लेते हैं, मतलब सेल्फ वर्क है, या फिर उधर से क्रॉस होकर चप्पल आती है, फिर अपने काम कर लेते हैं, फिर वो क्रॉस हो जाता है ना। ऐसे ही पोलिनेशन वाले केस में, पोलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, या फिर सेल्फ मतलब अपने आप हुआ तो आप उसे ऑटोगैमी कह देते हैं, या फिर क्रॉस पोलिनेशन मतलब वहां पे क्या हो जाता है, एलोगैमी उसे कह दिया जाता है। ठीक है, ओके। सो टाइप ऑफ पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आ गया, ऑटोगैमी या फिर एलोगैमी। सेल्फ को बोलते हैं ऑटोगैमी, क्रॉस को बोलते हैं हम एलोगैमी। चलिए आगे चलेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में, कि सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। लेकिन अगर आप पहली स्टेज क्लियर कर गए हैं कि पोलिनेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है, तो दो वर्ड और सिखाना चाहूंगा, एक पार्थेनोकार्पी, दूसरा एपोमिक्सिस। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस नहीं सिखाने वाला। क्यों नहीं सिखाने वाला, बिकॉज वो सेकंड स्टेज है, अगर अब भी सिखा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो अभी समझ आ सकता है उसे अभी कर लेंगे, जो बाद में आने उसे बाद में करेंगे। तो पोलिनेशन समझ गए, फर्टिलाइजेशन समझ गए, अब समझाता हूं कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। क्या आपने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखे हुए हैं क्या, यस और नो? हाँ देखे हैं। क्या आपने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट खाए हुए हैं क्या? कोई कह रहे हैं सर ये नहीं पता खाए हैं कि नहीं खाए हैं। हाथ खड़ा करना, कितने लोग कहते हैं कि हमने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट खाए हुए हैं? हाथ खड़ा करो जरा। जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा मतलब वो जानता नहीं है पार्थेनोकार्पिक क्या होते हैं, वरना खाए तो होंगे हर किसी ने। ओके, प्लीज हाथ नीचे करिए। जब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करते हैं तो जनरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम पे आपने क्या सीखा होगा, आपने सीडलेसनेस सीखा होगा, कि सीडलेस फ्रूट जो होते हैं वो क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक होते हैं। समझिए जरा पार्थेनोकार्पी क्या होता है। जब पार्थेनोकार्पी की बात करेंगे तो पार्थेनोकार्पी वाले केस में क्या होने वाला है, यहां पे आपके सीड नहीं बनेंगे, बोला गया इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट of fruit without fertilization। दोबारा पढ़ूंगा मैं, इसे समझिए क्या हो रहा था। अभी तक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस आप पढ़ के आ रहे थे वहां पे क्या बोल रहा था, वहां पे बोल रहा था कि पहले का पोलन ग्रेन आपके आएंगे स्टिग्मा पे, मतलब पोलिनेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, मेल फीमेल का फ्यूजन हो गया फर्टिलाइजेशन में। अब क्या होगा, बाद में डेवलपमेंट होगा फ्रूट का, जिसके अंदर क्या होंगे, सीड होंगे। उसके बीचों बीच हो सकते हैं या फिर फ्रूट टाइप पे डिपेंड करता है, वो कहीं भी होंगे, लेकिन फ्रूट के अंदर सीड होंगे। वाई? बिकॉज फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फ्रूट बना है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस थी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये कहता है पार्थेनोकार्पी है। तो कहता है पार्थेनोकार्पी के अंदर इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट तो बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोसेस तो कहती है फर्टिलाइजेशन होगा फिर फ्रूट बनेगा। ये कहता है फ्रूट तो बना है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और इवन विदाउट द स्टिमुलस दैट कम फ्रॉम द पोलिनेशन। चक्कर ही बड़ा किसी चीज का, मेल फीमेल का रोल ही ज्यादा नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है यहां पे, लेकिन बना है। कौन बना है? फ्रूट बना। खुद सोचो, मेल फीमेल का फ्यूजन नहीं हो रहा तो क्या सीड बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या फ्रूट बनेगा? जनरली तो नहीं बनेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो सीड फ्रूट नहीं बनना चाहिए, बट ये तो स्पेशल टाइप है ना पार्थेनोकार्पी। तो मेल फीमेल का फ्यूजन नहीं हुआ बट वहां पे क्या हो, फ्रूट बना है। तो वही इसने कहा डेवलपमेंट फ्रूट का विदाउट किसके, फर्टिलाइजेशन के। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द पार्थेनोकार्पी आर, क्योंकि मेल फीमेल का फ्यूजन नहीं हुआ तो सीड कहां से बनेंगे, वो सीड लेस होंगे। पार्थेनोकार्पी अकर्स इन बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स एटसेट्रा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ग्रेप्स के अंदर तो मैंने सीड देखे हुए हैं। हाँ, ये अलग टाइप की आपको पार्थेनोकार्पी है, वो सेकंड स्टेज पे जाके आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल बस आप समझ जाइए, क्योंकि और कहीं ना समझेंगे तो यहां तो सीड नहीं देखे कि खाते खाते हुआ था, कैसे बनाना खा रहे थे मुंह में एकदम से बीज आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना बनाना केस में। सो पार्थेनोकार्पी आप समझ गए हैं कि यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बट फ्रूट बनेगा, सीड नहीं बनेगा, फ्रूट बनेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सीड नहीं बने बट फ्रूट बन गया। ठीक है, पार्थेनोकार्पी। आगे चलते हैं, अगला गया एपोमिक्सिस। थोड़ी सी कहानी अलग हो गई है। एपोमिक्सिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, एसेक्सुअल जानते हो ना, सीड जब आ गया, सीड का नाम आया तो मतलब सेक्सुअल हो गया। यहां पे सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल है। सो कहता है इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो इसने क्या बोला है, ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब रिप्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या दे रहा है, इट इज
इटिमोलॉजी इज ग्रीक फॉर अवे फ्रॉम मिक्सिंग। अवे फ्रॉम मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया यार, मेल फीमेल की मिक्सिंग होती है ना, तो कहता है उससे ये अवे है। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, नहीं होने दिया, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। जबकि पार्थेनोकार्पी वाले केस में क्या हुआ, पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक ही लाइन में दोनों बातें समझ आनी चाहिए, है ना। जब आपका पार्थेनोकार्पी है तो वो कहता फ्रूट बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एपोमिक्सिस है तो सीड बना है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब दोनों केस में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ लेकिन सीड नहीं बना तो पार्थेनोकार्पी, सीड बना तो एपोमिक्सिस, बट फर्टिलाइजेशन दोनों केस में नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं अब आप क्लियर होंगे। किस बारे में क्लियर होंगे कि आपका पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है। क्लियर, यस और नो एवरीवन, यस और नो? ठीक है, परफेक्ट, है ना। समझ आ गया तो अच्छी बात है। अगली स्टेज में आप लोग समझेंगे बहुत सारे और वर्ड भी है, जैसे पार्थोजेनेसिस आप पढ़ेंगे तो ये सब समझ आ जाएगा, बट फंडामेंटल्स क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं। हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे सेल्फ सर्विस होती है। किसी रेस्टोरेंट पे गए, आपने अपना पेमेंट करा और उन्हें पर्ची हाथ में दी, भैया तुम्हारा नंबर आएगा, उठा के ले जाइए। मतलब वेटर नहीं देके जाएगा, खुद उठाना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस है वहां पे। तो ऐसे ही यहां पॉलिनेशन कैसा है, सेल्फ है, खुद करना पड़ेगा, कोई यहां पे कुछ और नहीं होने वाला। कैसे खुद करेंगे देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, बिकॉज पोलन ग्रेन तो कहां पे, एंथर पे ही है। अभी भी आपको फ्लावर मैंने दिखाया था, एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ द सेम फ्लावर, है ना। फ्लावर कौन सा, दूसरा नहीं, उसी फ्लावर के अंदर चला है, इज नोन एज ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। बस ये ध्यान रखना, सेम फ्लावर के अंदर हो गया है तो वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। नेक्स्ट बोला गया ऑटोगैमी इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग समझते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में इस वर्ड को पढ़ा था। अगेन हमने उस टाइम पे भी ये वाला वर्ड पढ़ा था, है ना, कि क्लोज इंडिविजुअल के अंदर आप जब क्रॉसिंग करवाते हैं एनिमल वाले केस में तो उसे हमने इनब्रीडिंग कहा था, 2 दिन पहले कवर करके आए, है ना। और यहां पे इसने क्या बोल दिया, इसने बोला ऑटोगैमी क्या है, क्लोजेस्ट फॉर्म है इनब्रीडिंग का। व्हाई, बिकॉज इससे ज्यादा क्लोज क्या हो सकता है कि सेम फ्लावर के अंदर क्या है, मेल है, उसी के अंदर क्या है आपका फीमेल है। ऑटोगैमी लेट्स टू होमोजाइगोसिटी, बिकॉज इनब्रीडिंग हो रहा है, क्लोज रिलेशन के अंदर है, रिलेशन तो नहीं, सेम फ्लावर के अंदर है, तो वो क्या लेके आएंगे, वो असमानताएं थोड़ी लेके आएंगे, वो समानताओं को लेके आएंगे। मतलब वो सिमिलैरिटीज प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हेट्रोजाइगोसिटी नहीं लेके आएंगे, वो क्या लेके आएंगे, होमोजाइगोसिटी। एग्जांपल्स कैन बी टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, सोयाबीन, पोटैटो एंड सो मेनी अदर्स। एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, समझ आप गए हो। सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो वो क्या हो गया जी, सेल्फ पॉलिनेशन। एक स्पेशल टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, वो पढ़ाता हूं आपको। यहां पे देखो एक ही फ्लावर है, उसके अंदर यहां पे मेल है, यहां पे आपका फीमेल है। अगर सेम फ्लावर पे हो गया तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। आगे चलते हैं, गिटोनोगैमी। मैंने 1-2 स्लाइड पे ऐसे 2 लिखा हुआ है, वो 2 क्यों लिखा हुआ है कि सेकेंड लेवल, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल तो यही सिखा रहा है कि अगर सेम फ्लावर के अंदर होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर्स के अंदर हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। बट प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि सर फ्लावर तो अलग अलग है लेकिन सेम प्लांट पे है। पहले तो मुझे बताओ उस कंडीशन को हमने क्या बोला था, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को याद है, जब मेल फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग प्लांट पे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअलिटी, हर्माफ्रोडाइट, डायशी, मोनोइशी, क्या बोला था। जब क्या होगा, जब आपके फ्लावर मेल फीमेल अलग अलग है बट प्लांट एक है, पता है ना क्या होता है। चलिए प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। ऑफ कोर्स आप जानते हैं प्लांट एक है तो मोनो, प्लांट 2 है तो डाई, और दोनों एक फ्लावर में ही आ गए तो फिर तो बाइसेक्सुअलिटी ही हो गया, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बन गया। तो यहां गिटोनोगैमी के अंदर क्या होता है, ये टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का, बट मैंने यहां सेकेंड लेवल क्यों बोला, कभी कभी इसे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर भी आप पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी के लिए इसे छोड़ दीजिएगा अगर समझ ना आए तो, वैसे कुछ है नहीं इसमें मुश्किल। गिटोनोगैमी इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। इन दिस फॉर्म पॉलिनेशन अकर बिटवीन 2 फ्लावर्स, 2 अलग अलग फ्लावर हैं लेकिन कहां पे है, ऑन द सेम प्लांट व्हिच हैज सेम जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस लाइक ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी कहता है कि सेम फ्लावर के अंदर मेल फीमेल में जो पॉलिनेशन हो गया तो वो क्या हो गया आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। ये कहता है फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट क्या है, वो सेम है, उसे स्पेशल टाइप बोला सेल्फ पॉलिनेशन, गिटोनोगैमी। आगे बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या
होगा, आप देख पा रहे हैं ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, यहां से यहां गए तो क्रॉस पोलिनेशन है, और जब क्या हुआ आपका सेल्फ पोलिनेशन, तो वहां पे क्या कह दे रहा है, एक ही फ्लावर है उसी के अंदर हो गया तो सेल्फ पोलिनेशन है, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर बट सेम प्लांट पे गया तो गिटोनोगैमी हो गया। क्रॉस पोलिनेशन की बात कर लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। द रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एलोगैमी। एग्जांपल्स आप लोग याद करेंगे, रेडिश, कैबेज, स्पिनच, ऑनियन, गार्लिक, मस्क मेलन और वाटरमेलन, जिनके अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। पेपर आपसे एग्जांपल ही पूछेगा, डेफिनेशन पूछी जाती है 60 में से 1 से 2। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ जाए तो अलग बात है, लेकिन डेफिनेशंस 1 से 2 पूछी जाती है, बट एग्जांपल 5 से 6 पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जांपल पे ज्यादा फोकस कीजिए, समझाने वाला पार्ट तो आपको समझ आ ही रहा है, आप समझ गए हैं। देखो, अलग अलग फ्लावर हो गया, अलग अलग प्लांट हो गया, तो वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। आगे चलते हैं। अब सेल्फ और क्रॉस को तो समझ गया, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि धीरे धीरे चल रहा था ताकि माइंड में एक इमेज बन जाए। अब आपके माइंड में बन गया पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अब कहता ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जो जबरदस्ती से ही क्या करवा देंगे, सेल्फ पोलिनेशन। होता है ना कभी कभी कुछ चीजें होती नहीं है बट करनी पड़ जाती है, व्हाई, बिकॉज कुछ मैकेनिज्म ही ऐसे होते हैं, है ना। मेरे साथ कब हो जाता है, मेरे साथ तो 2-4 बार हुआ है। क्या हुआ है, मतलब मैं कुछ करना नहीं चाह रहा था बट करना पड़ गया। जैसे कोई रिलेटिव आ जाए और सामने चाय रख दी जाए, है ना, अब मैं चाय पीता नहीं हूं, अब वो उसने उठाया तो आप नहीं पी रहे, तो माय मदर विल बी लाइक, ऐसे से इशारा करे, अब क्या करो, पीनी पड़ेगी चाय, है ना, तो पीनी पड़ जाती है। फिर तो हो गया मेरे केस में कि करना नहीं चाह रहा बट करना पड़ गया, है ना। सो यहाँ पे चलो, मैं फ्लावर में ये नहीं कह रहा कि करना चाहते हैं कि नहीं, वो नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बस चीजों को याद रखवाने के लिए बोलता हूं। सो ऐसी क्या क्या चीजें होंगी आपके फ्लावर्स के अंदर कि वहां पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। पहला तो हो सकता है बायसेक्सुअलिटी। फटाफट से हाथ खड़ा कर ले अगर आपको पता है बायसेक्सुअलिटी क्या होता है। अगर पता है तो फिर आप खुद ही समझ गए हैं कि बायसेक्सुअलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, फ्लावर के अंदर आपका सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्या होता है बायसेक्सुअलिटी, जल्दी से। हेलो, हाय। हाँ सर ए प्लांट एक और फ्लोर अलग अलग। प्लांट एक और फ्लावर अलग अलग, पक्का बायसेक्सुअलिटी? नहीं सर, प्लांट एक फ्लोर सेम। देखो, प्लांट एक, हर्माफ्रोडाइट। हाँ सर, फिर से बोलिए, फ्लोर सेम। बायसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? सेम फ्लोर, मेल और फीमेल पार्ट। चलो मान लेते हैं। ऐसे नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रही है, इतनी बार तो रिपीट कर दिया हमने, है ना। बायसेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो बायसेक्सुअलिटी का मतलब, बाय मतलब 2 सेक्स है, फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो वो क्या हो गया, बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब बायसेक्सुअल फ्लावर जब है, एक ही फ्लावर के पास मेल भी है फीमेल भी है, वो क्यों क्रॉस पोलिनेशन चक्कर में पड़ेगा, अगला आराम से सेल्फ पोलिनेशन करवाएगा। व्हाई, बिकॉज मेल फीमेल साथ में ही है उसके, है ना। तो बायसेक्सुअलिटी क्या करवाएगी, सेल्फ पोलिनेशन करवाएगी। होमोगैमी, होमोगैमी मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सिमिलर, गैमी का मतलब गैमेट, जो आपके मेल फीमेल पार्ट है अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये बोलो कि आपके में क्या, समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई, है ना, अदरवाइज मत लीजिए। जैसे मान लो ये मेल फीमेल पार्ट है, अब ये छोटा, ये सैनिटाइजर नहीं है भैया, है ना, जो भी है, बट ये देखिए ना क्या है कि ये छोटा बड़ा है। अब ये बोलेंगे एक मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है, अब दोनों बराबर ही नहीं है, मैच्योर सेम टाइम पे नहीं हुए, तो क्या सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा, नहीं। सेल्फ के लिए दोनों को बराबर होना चाहिए, बट ये तो छोटा रह गया, है ना। तो जब सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तो अगेन क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। तो होमोगैमी हो गई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्फ पोलिनेशन। फिर बोला क्लिस्टोगैमी, कैस्मोगैमी, आगे समझाता हूं कि फ्लावर खुलने से पहले ही पोलिनेशन हो जाता है या फिर फ्लावर खुलता है पोलिनेशन हो चुका होता है, बताता हूं दोनों कंडीशन। फिर आ गया पोजीशन ऑफ एंथर। अब एंथर कहां पे लोकेटेड है, मैटर करता है। तो दो तो आप समझ गए, बायसेक्सुअलिटी और आपका होमोगैमी, इसे मैंने समझा दिया। आगे चलता हूं, क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी की बात करता हूं। क्लिस्टोगैमी को ध्यान से पढ़िए, कुछ भी नहीं है। व्हेन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर इन unopened flower bud, it is known as क्लिस्टोगैमी। That's it, है ना। फर्टिलाइजेशन भी और क्या हो गया, आपका पोलिनेशन भी, दोनों ही हो चुके हैं किसके अंदर, अनओपन्ड फ्लावर बड के अंदर। क्या फ्लावर बड जानते हो क्या होता है, ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ये देखो आपको सामने क्या दिख रहा है, ये फ्लावर बड सी तो है सारी की सारी,
है ना। तो भाई इन फ्लावर बड के अंदर ये ओपन नहीं हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो गया, पोलिनेशन भी हो लिया और फर्टिलाइजेशन भी हो लिया। तो ऐसा अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसे क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। सो व्हेन pollination and fertilization occurs in the unopened flower bud, it is known as क्लिस्टोगैमी। इट ensures cell pollination and prevent cross pollination, because अंदर ही हो गया, जब बंद ही था तो क्रॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लिस्टोगैमी has been reported in some varieties of wheat, barley, oat and several other grass species। चलो क्लिस्टोगैमी की बात करते हैं। कैस्मोगैमी, हाँ कैस्मोगैमी है, इसे चेस्मोगैमी मत पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र अगर मेरे जैसे हैं तो फिर इसे चेस्मोगैमी पढ़ लेते हैं, बट कोई बात नहीं, हिंदी से हैं तो इंप्रूव कीजिए। सच बोलता हूं, मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं, मजाक नहीं करता, बट इंप्रूवमेंट हमेशा होती है। आपको पता है आज जब ये पढ़ाने वाला था, हर दिन इंप्रूवमेंट होती है, इसमें कोई चोरी नहीं होती है ना, कि अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाओ, फालतू का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, है ना। अब पिस्ता को इंग्लिश में जानते हैं क्या होता है, पिस्ताचियो नट। अब वो स्पेलिंग सामने लिखी हुई थी, बट मुझे डाउट आ रहा था कि दीपक तू शायद इसे गलत पढ़ रहा है। तो मैं एक बार गूगल पे गया, मैंने स्पेलिंग लिखी, आगे लिखा प्रोनाउंसिएशन, वो गूगल वाली जो लेडी है उसने बोला, मैंने 2 बार सुना, फिर मैं क्लियर हो गया कि नहीं मैं ठीक ही बोल रहा था, है ना। तो पॉइंट ये भी होता है कि गलतियां सुधारने के लिए गलतियां एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप महान कभी नहीं बन सकते हैं, हाँ महान लोग दुनिया में हुए हैं, बट हम तो अभी लर्निंग स्टेज पे है ना। तो गलतियां अपनी सीखते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए, तभी आगे बढ़ेंगे। और ये बोल रहा हूं इस रेफरेंस में कि जब आप ये बोले कि सर मेरे को याद नहीं हो रहे क्या, जैसे कि मैं लास्ट में जो एग्जांपल पढ़ रहा हूं, ऑफ कोर्स ये याद करने मुश्किल है। अभी जो अगला सेकंड पार्ट आने वाला है वहां पे बहुत सारी टेबल्स हैं जहां पे आप रियलाइज करोगे सर ये तो याद ही नहीं हो रहा। याद नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट करना क्या है, गलती एक्सेप्ट करना, लेकिन उसको सुधारिए, फिर 4-5 बार रिपीट कीजिए, ऑफ कोर्स वो याद हो जाएगा। तो हमने क्लिस्टोगैमी पढ़ा जहां पे बोला कि अनओपन्ड फ्लावर बड के अंदर ही दोनों काम हो गए हैं। कौन कौन से दोनों काम हो गया कि अनओपन्ड फ्लावर बड था, वहां पे फर्टिलाइजेशन, वहां पे पोलिनेशन भी हो गया और फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब की बार क्या हुआ, कैस्मोगैमी के अंदर ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, फाइनली फ्लावर ओपन तो हो रहा है यहां पे, लेकिन कंडीशन के साथ हो रहा है। कैसी कंडीशन सर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स only after the completion of pollination। अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो पता चला होगा पिछली बार क्लिस्टोगैमी के अंदर अनओपन्ड फ्लावर के अंदर पोलिनेशन भी हुआ था और फर्टिलाइजेशन भी हुआ था। अब की बार कहता है कैस्मोगैमी के अंदर फ्लावर ओपन हो जाएगा, लेकिन पहले से हो क्या चुका होगा, पोलिनेशन। सो ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज कैस्मोगैमी। दिस आल्सो प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन एंड फाउंड इन द क्रॉप्स लाइक व्हीट, barley, rice and oat etc। बिकॉज पोलिनेशन अंदर ही अंदर हो गया ना, उसके बाद तो फ्लावर ओपन हुआ, तो जब तक फ्लावर ओपन हुआ है उससे पहले ही पोलिनेशन हो चुका है, तो मतलब सेल्फ ही होने वाला, तो ये भी सेल्फ को प्रमोट करेगा। लास्ट कंडीशन आ गई, पोजीशन ऑफ एंथर। सर ये क्या होता है, अरे भाई एंथर अभी दिखाया था ना आपको मैंने, इन सम स्पीशीज स्टिग्मास आर सराउंडेड बाय एंथर्स इन सच अ वे दैट सेल्फ पोलिनेशन इज एंश्योर्ड, है ना। अब कुछ भी माइंड में ले लीजिए, है ना, क्योंकि समझने के लिए इसने क्या बोला कि एंथर जो है वो घेर के बैठा हुआ स्टिग्मा को, तो कुछ भी समझ जाइए, है ना। कि एग्जांपल के लिए क्या बोलूं, कुछ आ नहीं रहा मेरे माइंड में, है ना, नाग और नागमणि वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई वो नागमणि के ऊपर ही बैठा हुआ है, ऐसा कुछ देखा होगा, नहीं देखा छोड़ो, गलत एग्जांपल है, सांपा वापा की बात नहीं करनी चाहिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। तो बस यहां पे क्या है, स्टिग्मा जो है, मतलब जो फीमेल पार्ट है वो सराउंडेड है किससे, एंथर से। स्कोप ही नहीं बचा यार किसी और चीज का, वो बैठा भैया कहता हमारा ही होगा सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस हम होने ही देंगे। तो जब पोजीशन ही ऐसी हो गई है तो होने वाला है सेल्फ वहां पे। सो सच सिचुएशन इज फाउंड इन टोमेटो एंड ब्रिंजल, इन सम लेग्यूम द स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एनक्लोज्ड बाय द पेटल्स इन सच अ वे दैट सेल्फ पोलिनेशन इज एंश्योर्ड। एग्जांपल ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, चिकपी एंड पी के अंदर क्या हो जाता है, अगेन सेल्फ पोलिनेशन बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ एंथर्स। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि किन किन कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन होता है। आगे चलते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। नेक्स्ट बोला गया मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन, कौन कौन से करते हैं, पिछली बार पढ़ के आए थे होमोगैमी, है ना। होमोगैमी के बजाय अब की बार क्या आ गया यहाँ पे, डाइकोगैमी। जरा होमोगैमी को याद कीजिए, होमोगैमी के अंदर आपने क्या पढ़ा था, आपने होमोगैमी के अंदर पढ़ा था कि जो गैमिट्स है, जो मेल फीमेल पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो सेम टाइम पे मैच्योर होगा। लेकिन वो तो होमो था ना, सेम था, यहां पे तो डाई लग गया, डाई का मतलब दो, दो का मतलब डिसिमिलर आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, डाइकोगैमी के अंदर वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो डाइकोगैमी में जो अलग अलग टाइप पे मैच्योर, अलग अलग टाइम पे जब वो मैच्योर हो रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है, उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा।
ठीक बात है, ओके। उसके अलावा क्या लिखा गया वहां पे, जरा देखिए। उसके अलावा एक वहां पे भी आता हूं मैं वापस, है ना। एक बोला गया हेट्रोस्टाइली। अभी स्टाइल की बात करके आए थे, हमने बोला था कि मेल फीमेल पार्ट जो वो क्या होंगे, सेम लोकेशन पे सेम टाइम मैच्योर होंगे। अब की बार हेट्रोस्टाइली, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। फिर उसने आगे बोला हरकोगैमी। हरकोगैमी आगे आगे पढ़ाता हूं, है ना, कि कैसे बीच में रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, बाद में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोला, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी जानते होंगे, है ना, कभी कभी देखा होगा मूवीज में या फिर सीरियल्स में, या फिर कभी खुद की लाइफ में भी हुआ होगा, है ना, कि जब दो लोग थे आपस में, फ्रेंड्स थे, एंड देन दे डिसाइडेड कि हम अब साथ नहीं रहेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। अब ये दो लड़के लड़के और दो लड़कियां लड़कियां भी हो सकती है, गंदी सोच वहीं पे जा रही है, कितने खराब बच्चे हैं, है ना। वो वाली इनकम्पैटिबिलिटी नहीं बोल रहा, है ना। कुछ भी एग्जांपल लीजिए नया, कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, दैट्स इट, है ना, हमने कर लिया, फिर क्या कर लिया, वही डैश डैश। तो वो क्या हो गया, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आगे का पढ़ाता हूं क्या होता है। नेक्स्ट बोला गया मेल स्टेरिलिटी। भैया यहां तो दिक्कत हो गई है ना। ये क्या हो गया, यहां तो मेल स्टेराइल है, बड़ी दिक्कत वाली बात है ये तो मेल स्टेराइल हो गया, तो मतलब सेल्फ से तो काम चलेगा नहीं। अब फिर से क्या हो जाएगा, यहां पे क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो ये जब हो रहे हैं आपके प्लांट के अंदर, तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे होने वाला है क्या, आपका क्रॉस पोलिनेशन। एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, उसके बारे में नहीं बताया, वो भी आपको बता देता हूं। मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने यहां पे फर्स्ट वर्ड छोड़ा डेक्लाइनी। कुछ भी नहीं होता यार, डेक्लाइनी का होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बिकॉज पिछली बार तुम पढ़ के आए थे बायसेक्सुअल फ्लावर, या फिर आप पढ़ के आए थे क्या क्या बोला था उसे यार, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, है ना। बायसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोला था, तो वो दो सेक्स वाले थे, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल सेल्फ हुआ। यहां पे डेक्लाइनी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण आपका जो फ्लावर है वो सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन कर पाएगा। समझ गए, चलो अब मैं पढ़ूंगा नहीं। डेक्लाइनी मैंने बता दिया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उसके अंदर मोनोइशी डायोशी हो सकता है, जो मैंने शुरू में आपको ये वाली फोटो दिखा के समझा दिया था कि मोनोइशी कैसे होता है, डायोशी कैसे होता है, ये वाला आपको एक्सप्लेन कर चुका मैं, मोनोइशी और डायोशी भी। फिर डाइकोगैमी मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, मैच्योरेशन जो है एंथेरोस्टिग्मा का वो अलग अलग टाइम पे होगा। जब सेम टाइम पे मैच्योर ही नहीं हो रहे तो फिर बात नहीं बनेगी, है ना, क्रॉस पोलिनेशन होगा। डाइकोगैमी के टाइप होते हैं, अगर फीमेल पहले मैच्योर हुआ तो प्रोटोगाइनी है, अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो वो क्या हो जाता है, वो आपका प्रोटोएंड्री हो जाता है। फिर क्या बोला गया, हेट्रोस्टाइली। व्हेन स्टाइल एंड फिलामेंट, स्टाइल आप जानते हैं, फिलामेंट आप जानते हैं, तो कहता है स्टाइल और फिलामेंट जो वो अलग अलग लेंथ के हैं। स्टाइल एंड फिलामेंट याद है ना, क्या था, फिलामेंट बोलिए मेल पार्ट के फीमेल पार्ट, मेल पार्ट है ना, एंथर के नीचे कौन था, फिलामेंट था। और जब बात करते हैं किसकी, स्टाइल की, स्टाइल किसके नीचे था, स्टिग्मा के, है ना। तो स्टाइल और फिलामेंट जो है ये अलग अलग लेंथ के है, फिर से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। हरकोगैमी में क्या हो जाता है, बीच में बैरियर आ जाते हैं, कहता है हिंडरेंस टू सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर। कैसे फिजिकल बैरियर, ये बोलिए, क्या बोलिए, नहीं यार कुछ उठाऊंगा नहीं, ऐसे समझ जाओ ना। इसमें क्या है ना कि भाई ये क्या है, ये स्टिग्मा है, राइट। स्टिग्मा के ऊपर कोई बैरियर आ गया है, अब उसके ऊपर बैरियर कुछ ऐसा है, पोलन ग्रेन आना चाह रहा है, वो आ भी सकता है, लेकिन बीच में तो बैरियर है ना, ये वाला बैरियर आ गया बीच में। अब जैसे ही बैरियर आ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस बैरियर के चक्कर में वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो बीच में बैरियर आ जाते हैं उसे क्या बोल देते हैं, उस केस में हरकोगैमी हो जाएगा, और सेल्फ पोलिनेशन फिर से नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये तो मैंने समझा ही दिया, है ना। कभी ना कभी तो देखा ही होगा, कोई थे जो साथ रह रहे थे, आफ्टर टाइम उनको लगा नहीं हमारी तो बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, तो दे सेड नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। अब ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, वहां पे मत जाना यार। मेरे एग्जाम्पल आप सब मेरे भाई बहन है, ऐसी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ टीचर, बट मैं टीचर हूं ही नहीं, मैं पढ़ाता नहीं, मैं तो बातें करता हूं। तो बातें मुझे अलाउड है, इतनी सी कर सकता हूं, बिकॉज आप लोग मैच्योर लोग हैं। उम्मीद करता हूं इसे गलत वे में नहीं लेते होंगे, समझने के लिए लेते होंगे, है ना। ओके, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखो यहां पे तो मेल स्टेरिलिटी है, ये तो भाई दिक्कत वाली बात है, मेल स्टेराइल है, तो यहां तो कुछ होना नहीं है। तो ये तो इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है कि भाई बोले कि नहीं नहीं वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, यहां तो मेल स्टेराइल है, चलो आपसे नहीं हो पाएगा भाई, इससे नहीं हो पा रहा तो सेल्फ पोलिनेशन होना नहीं। लेकिन इस केस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मेल भी ठीक है, फीमेल भी ठीक है, बट एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। समझ पाए बात को, तो वो क्या होगी, वह सेल्फ इनकम्पैटिबल। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी तब भी क्रॉस पोलिनेशन होगा, मेल स्टेरिलिटी होगी तब भी क्रॉस पोलिनेशन होगा। दैट्स इट, पोलिनेशन हो गया। अब आया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एज पर पोलिनेशन। ये वाला सब लोगों ने सुना हुआ है, नेचुरली और नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, नेचुरली और नॉर्मली क्रॉस पोलिनेटेड, या फिर ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। ये क्या होता है, देखो इसने बोला सेल्फ
पोलिनेटेड। अब अगर आप ये बोलो कि सर सारा काम मैं खुद करूंगा, अब अगर आपके सारे काम में से कुछ काम 1-2% काम किसी और ने करवा दिया तो आपका ही तो किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट तो किया ही है, लेकिन आधा तुमने किया आधा किसी और ने किया, फिर नहीं मानेंगे। अब की बार ये कह रहा है कि क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है, तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होने वाला है, 95% से ऊपर तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, लेकिन हाँ 0 से 5% तक क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो क्या दिक्कत है यार, क्रॉस पोलिनेशन को इंपॉर्टेंस थोड़ी देंगे, क्योंकि 95% से ज्यादा तो सेल्फ ही हो रहा है ना। तो कहता द क्रॉप शो हाई डिग्री ऑफ सेल्फ पोलिनेशन मोर देन 95%, क्रॉस पोलिनेशन लेस देन 5%। तो बस 95% से ऊपर क्या हो रहा है, वहां पे सेल्फ हो रहा है, 5% तक वहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो वो क्या हो गया, नॉर्मली और नेचुरल सेल्फ पोलिनेटेड। एग्जांपल आप लोग याद कर लेंगे, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। नेचुरली और नॉर्मली क्रॉस पोलिनेटेड। क्रॉस के अंदर क्रॉस पोलिनेशन अकर्स प्रीडोमिनेंटली मोर देन 95%, और जो सेल्फ है वो कितना हो गया, लेस देन 5%। वही बात फिर से आ गई है ना, पिछली बार उसने बोला कि जो आपका क्या है, जो आपका सेल्फ पोलिनेशन है उसके अंदर 95% सेल्फ हुआ और 5% से कम क्रॉस हुआ। अब की बार क्रॉस है तो 95 क्रॉस हुआ, 5% से कम क्या हुआ, सेल्फ हुआ। दैट्स इट। एग्जांपल आप याद करेंगे। ऑफन क्रॉस में क्या होता है, देखो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड के अंदर क्या हो गया, ऑफन का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पूछा कि वो आपका फ्रेंड है क्या, आपने बोला हाँ। मैं कब आता है घर पे, अरे ऑफनली आ जाता है सर, मतलब बार बार आया रहता है। ऑफनली मतलब रेयरली नहीं, कभी कभी नहीं, सॉरी गलत वर्ड बोला। ऑफन का मतलब कि ऑलमोस्ट आ ही जाता है ना। तो यहां पे ऑफन क्रॉस है तो 5% से कम नहीं होना आपकी बात। दीज क्रॉप्स आर normally self-pollinated, however cross pollination in these crops usually exceed 5 to 30, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन अगर 5% से कम होता तो आप उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते, क्रॉस पोलिनेशन अगर 95% से अधिक होता तो आप उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते, और अगर क्रॉस पोलिनेशन 5 से 30% है, मतलब क्रॉस बार बार आ रहा है लेकिन रहेगा तो सेल्फ ही ना, तो फिर इसने क्या बोल दिया, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है। सेल्फ ध्यान रखिएगा, सेल्फ ज्यादा हो रहा है, क्रॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 5 से 30%, तो अल्टीमेटली 70% तो सेल्फ ही है ना, लेकिन 30% क्रॉस हो लिया तो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड आपने इसे बोल दिया। दैट्स इट। पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन ओवर हो गया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को तो अब आपको पार्थेनोजेनेसिस या फिर मिलती जुलती 2-4 और टर्म है उनको समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार के लिए चीजों को समझने के लिए और भी स्टडी करना और एग्जांपल याद करना, और जो आपने देखा हो कि लेट्स से वहां पे रोज एग्जांपल में लिखा गया और तुमने रोज का फ्लावर देखा, जरा इमेजिन कीजिए, वीट लिखा गया, तुमने वीट को देखा हुआ, थोड़ा इमेजिन करो कि यार इनकम्प्लीट कैसे है, कंप्लीट कैसे है। एक बार खुद से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो 10 में से 20 आंसर मिलेंगे और 20 में से 10 और डाउट आ जाएंगे। बस यही स्टेज होती है आगे बढ़ने की, जब आपको पढ़ते हुए डाउट्स आए, क्योंकि क्लास में डाउट्स आना निशानी होती है कि आप लोग समझ रहे थे। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब पोलिनेशन हो गया, नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट वाला जो पार्ट है इसको आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट मैं समझा देता हूं। बोला गया अ फ्रूट इज एडिबल एंड मोर और लेस जूसी, कुछ ज्यादा जूसी फ्रूट होते हैं, कुछ कम होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ ट्री और प्लांट, वो पेड़ से आया या फिर पौधे से आया। कंसिस्ट ऑफ मैच्योर ओवरी, ये तो सारे लोग ही जानते हैं, बिकॉज जो पोलन ग्रेन था, स्टिग्मा था, स्टाइल थी, सारी कहानी जाके सेट कहां पे हो रही थी, ओवरी के अंदर। सो मैच्योर्ड ओवरी है, उसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग सीड्स एंड एडजेसेंट पार्ट, मतलब सीड है और उसके साथ वाले पार्ट हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पीछे एक फ्रूट दिख रहा होगा, बीच में उसके सीड है और बाद में क्या हो गया, बाहर का पोर्शन हो गया। यूजुअली फ्रूट्स आर स्वीट with a wide range of flavors, colors and texture, वो अलग अलग है ना, जनरली स्वीट होता है, कुछ खट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन फ्लेवर अलग है, कलर अलग, टेक्सचर अलग। The ovary tissue undergone a series of complex changes which result in the development of fruit, है ना, वो क्या है, complex changes के थ्रू गया है, बहुत सारे चेंजेस हुए और फाइनली क्या बना है, वो एक फ्रूट बना है। फर्दर क्लासेस के अंदर समझाएंगे, बस हाँ थोड़ा सा समझ लो सीड क्या होता है और पेरिकार्प क्या होता है। पेरिकार्प के अंदर देखो इसने क्या बोला, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प आ गया। और सीड के अंदर क्या था, एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो होता है और एक सीड कोट होता है। सीड कोट आप सारे लोग जानते हैं, एम्ब्रियो जानते हैं, एंडोस्पर्म देख सकते हैं, नहीं तो समझाएंगे आपको जब हमारा पार्ट आएगा आगे। जैसा कि आपको मैंने बोला ही था कि आपको लगेगा चीजें डिफिकल्ट है, तो अब ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
बट इसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं क्लास में टाइम पास वाले काम बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि एनी हाउ ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किसका फ्रूट टाइप कौन सा है। आपको बताया था पाइनएप्पल का पूछा गया है, कहां पे आपके 2020 और 21 में। रोज का भी पूछा गया AF4 2021 में, ये आपने 2021 में, सॉरी, है ना। तो ये आपने मुझे अभी भी आंसर दिया था। आगे चलते हैं, अगेन एग्रीगेट फ्रूट के एग्जांपल है यहाँ पे, फिर मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट के एग्जांपल आप देख सकते हैं। RRB 2019 ने पूछा, AF4 21 ने पाइनएप्पल के बारे में पूछा था, AF4 2016 ने जैक फ्रूट के बारे में पूछा था। अब खुद देख लीजिए टेबल एक ही है, क्वेश्चन 4 आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है भाई फ्रूट टाइप आपके लिए याद करना। फिर बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के लिए, कहता बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन सैलिनिटी टॉलरेंस, बेस्ड ऑन एसिड टॉलरेंस, बेस्ड ऑन इथिलीन इवोल्यूशन, कितना इथिलीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, उसके अलावा उनका रेस्पिरेशन कैसा है, बेस्ड ऑन फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट, मतलब शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, बेस्ड ऑन लॉन्गिविटी, मतलब कितने साल तक उनकी लाइफ है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। कुछ एक बेसिस मैं दिखाता हूं आपको। बोला गया बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट के बेस पे कैसे हो सकते हैं, या तो बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों में, है ना, कोल्ड एरिया में रहना चाहते तो कैसे होंगे, टेम्परेट फ्रूट होंगे, अगर गर्मी में रहेंगे तो ट्रॉपिकल होंगे, इन बिटवीन होंगे तो वो कैसे होंगे, सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट की बात करते हैं ना, टेम्परेट के अंदर बोला गया दीज आर डिसिडुअस, है ना, डिसिडुअस इन नेचर। मैंने हिंदी भी लिख दिया वहां पे पर्णपाती। पर्णपाती समझते होंगे, जो पर्ण को पात करेंगे, वो भी नहीं समझ रहे, फिर डिसिडुअस समझ लो, जानते हैं ना इसका मतलब क्या हुआ, कितने लोगों को पता है, बताओ जल्दी से, हाथ खड़ा करो। डिसिडुअस इसका मतलब क्या होता है, पर्णपाती का मतलब क्या होता है। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है, फिर भी ये भाई सब कंफ्यूज है। जल्दी बताएंगे क्या होता है, जल्दी से। सर नहीं जानकारी सर, क्लियर नहीं सर। चलो अनक्लियर बता दे, क्या सर? बिना क्लियर किए बता दे। क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। पर्णपाती, पर्ण को पात कर देना। सर नहीं। अरे यार मैम बताइए जरा क्या होते हैं। सर उनके जो अपने लीव शेड कर देते हैं सर, मतलब विंटर सीजन में वो जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं सर, उसमें पत्ते नहीं आते। हाँ वेरी गुड, है ना, जो अपनी लीव्स क्या कर देंगे, गिरा देंगे। हिली एरिया से बिलोंग करती हैं क्या? यस सर, हिमाचल से। हाँ आपके रूफ की हाइट बहुत कम है ना, आपके यहाँ पे कम होती है। ओके, तो आपने देखा ही, आप एक्चुअली टेम्परेट रीजन से बिलोंग करती है, तो ऐसा ही होता है वहां पे, है ना, जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। भैया पतझड़ सुना है, बस वो आ जाता है इन पे हर बार। तो ये टेम्परेट फ्रूट है। दीज आर deciduous in nature, example apple, almond, pear, plum, strawberry, apricot, persimmon, pecan nut, walnut, hazelnut, cherry, pistachios and kiwi fruit etc. अब कुछ मेरे हिंदी माध्यम वाले भाइयों को पता ही चला ये क्या होता है सर, है ना। मैंने कहा था ना वो जो पिस्ताचियोस में पढ़ रहा था, मुझे लगा मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं, तो मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक किया। अब कुछ कह रहे हैं सर पिस्ताचियोस 3 बार तो बोल दिया, होता क्या जुगाड़ है। अरे पिस्ता मेरे भाई, पिस्ता को बोल, अच्छा पिस्ता को बोला जाता है। तो अगर किसी और का भी हिंदी मतलब ना पता हो तो थोड़ा सा सर्च कीजिए गूगल पे जाके, यार जरूरी है आप लोगों के लिए, कहीं पता चले क्या रट्टा मारो पियर पियर पियर, फिर पता नहीं पियर होता क्या है, कहीं पीहर याद कर लिया आपने, वो नहीं, ये पियर अलग है। आगे चलते हैं, टेम्परेट फ्रूट की बात कर ली। टेम्परेट के बाद ये आपके देख लिया, टेम्परेट अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं ना। अब आते हैं गर्मियों वालों पे, है ना, ट्रॉपिकल फ्रूट्स पे। ट्रॉपिकल फ्रूट्स मतलब काले पीले, काले पीले मतलब गर्मियों के अंदर थोड़ा काला पीला होता है इंसान, फ्रूट नहीं होता है। खैर ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात करें, ट्रॉपिकल मतलब गर्मी में से आया है। कहता ट्रॉपिकल फ्रूट्स प्लांट्स आर जनरली एवरग्रीन एंड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड। भैया इनको ठंड नहीं चाहिए, ये तो गर्मी में रहना पसंद करता है, जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा। सपोटा जानते होंगे सारे, जानते हैं ना सपोटा, वही वाला। चीकू, है ना, पता है, गुड गुड, है ना, कई लोग चीकू नहीं पता। तो भाई ये AF4 2020 ने पूछा। तो जब बनाना की बात करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, वैसे तो सारे एग्जांपल ही ट्रॉपिकल है, बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। कभी आप बनाना लेके आए होंगे तो उसे फ्रिज में रखते होंगे, आप रखते हैं कि नहीं रखते, यस और नो? हाँ हाँ कहते रखते हैं, है ना। फ्रिज में रखोगे तो कुछ एक दो लोग हाँ भी कर रहे हैं, चाहो तो बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना, सर हिला रहे हैं, कहते हैं हाँ हाँ फ्रूट है तो फ्रिज में रखेंगे। तो भैया वो ट्रॉपिकल है, ऊपर ही लिखा है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, उसे नहीं चाहिए फ्रिज वाला एनवायरनमेंट, अगर रखेंगे तो वो काला पीला पड़ जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो उसके अंदर चिल्लिंग हो जाती है। चिल्लिंग जानते हैं ना, अब अपने अपने भी तो जाते हैं ना शाम को, आजकल कोरोना है तो छोड़ दिया थोड़ा सा, वरना देखो जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा तुम लाओ चलो चिल करने चलते हैं कहीं पे। तो ऐसे ही फ्रूट जो है ये समझदार इंसान है, चिल करने जाते नहीं है,
बट अगर तुमने ट्रॉपिकल वालों को चिल करवा दिया तो उनके अंदर चिलिंग हो जाएगी, जो अपने आप में एक डिसऑर्डर माना जाएगा। ट्रॉपिकल फ्रूट शिकार हो जाते हैं चिलिंग के, बिकॉज उनको ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो इसलिए आप बनाना को जनरली क्या करते हो, फ्रिज में नहीं रखते, वरना वो काला पड़ जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंगो को तो रखते हैं, अगला रह जाता है, भाई उसकी मर्जी है, लेकिन जनरली जब ग्रो हो रहे हैं उस टाइम पे इन्हें ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए। आगे चलता हूं, बीच वालों की बात करता हूं। इसे आप सारे लोग जानते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट और बड़ा ही फेमस सा फ्रूट है। राजा रानी वाली कहानी भी इसके साथ आ जाती है, आप जानते होंगे। किंग ऑफ फ्रूट कौन होता है, क्वीन ऑफ फ्रूट कौन सा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट की। दिस मे बी ईदर deciduous or evergreen and are usually able to withstand a low temperature but not to the frost। frost का मतलब 0 डिग्री या उससे कम, है ना, उस पे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ठीक है, कम टेम्परेचर तो काम चला लेंगे। दे आर ऑल्सो क्वाइट अडोप्टिव टू फ्लक्चुएटिंग ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड ड्यूरिंग डे एंड नाइट। एग्जाम्पल ग्रेप, सिट्रस, ड्यूरान एंड आपका जैक फ्रूट। तो ये ना तो गर्मी में होते हैं ना ये सर्दी में, इन बिटवीन वाला इनको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पायरेशन। अब देखो ध्यान रखा करो, आपने जब बोला था शॉर्ट डे लॉन्ग डे, तो वो किसके बेस पे था, फोटो पीरियड के बेस पे। यहां पे क्या आ गया, रेट ऑफ रेस्पायरेशन, और रेट ऑफ रेस्पायरेशन के बेस पे तुमने बोला क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। ये क्या होता है भाई, देखो ये कहता मेरा तो जवाब है, कहता मैं तो हूं नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन का मतलब क्या हो गया, जवाब हो गया ना, कहता मेरा जवाब है तोड़ लो, पक गया तो पक गया, वरना नहीं पकूंगा, जवाब दे देगा ये कहता कोई टेंशन नहीं है यार, तेरे को लग रहा है बाद में पकाना, पका लेना, मुझे पक जाऊंगा। पकाना का मतलब समझते होंगे, राइप करना है ना उसे। तो ये वाले हो जाते हैं, ये वाले नहीं होते। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, बता मैंने आपको दिया ही है, ये क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। और नेक्स्ट हमारे यहां पे क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियड रिस्पॉन्सेस। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, ये भी आप सारे लोग जानते हैं, नहीं तो अल्टीमेटली आपको इसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव सोल्ट टॉलरेंस। आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कौन से, सोल्ट टॉलरेंस वाले के, कौन सा सोल्ट टॉलरेट करता है, कौन सा नहीं करता। तो ये वाले हाईली टॉलरेंट है, जैसे डेट पाम, बेर, आंवला, गुआवा, कोकोनट, है ना। ये आप देख ही पा रहे हैं, बेचारे गरीब टाइप के फ्रूट है, इनके साथ कोई ज्यादा है नहीं। ये कहते जहां भी रख लो मैं रह जाऊंगा। अब देखिए अमीर होते जाएंगे फ्रूट, हाँ सच में ऐसा है, जो सस्ती वो अमीर है भैया, ये गरीब है। अब तुम बेर की बात करो, इसको तो कहते भी कुछ ऐसा ही है। जरा हाथ खड़ा करो, बेर के लिए कोई और नाउन दे सकते हो क्या, कोई गरीबों वाली इसके लिए कुछ बोला जाता है क्या, इनसे पूछते हैं सर बेर के लिए क्या बोला जाता है। पुअर मैन्स फ्रूट। पुअर मैन्स फ्रूट, यस सर, है ना। तो देख लो फिर, अब आप खुद ही बताओ सेंसिटिविटी कौन दिखाएगा, गरीब के अमीर, अमीर सर, है ना। देखो सोच के बोला है ओके चलो ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं यार, आपको याद रहे इसीलिए, बट जनरली तो ऐसा है ही ना। अब बेर है वो पहले से ही गरीबों का फ्रूट है, उसने कहां सेंसिटिविटी दिखानी है, क्योंकि सेंसिटिविटी दिखाने लगा तो फिर अमीर बन जाएगा वो। तो ये हो जाते हैं डेट पाम, बेर, आंवला, गुआवा, कोकोनट, है ना। फिर खिरनी लिखा गया, तो ये सारे क्या हाईली टॉलरेंट है। मीडियम में देखिए पोमोग्रेनेट है, कैश्यू है, फिग है, जामुन है, फालसा। अब देखो लग रहा है ना थोड़े थोड़े अमीर होते जा रहे हैं, ये गरीबों के नहीं है। अगली बार आइए, मैंगो, एप्पल, सिट्रस, पियर, स्ट्रॉबेरी। अब देख लो भैया, एप्पल बोलो, स्ट्रॉबेरी बोलो, तो मैंगो का प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज्यादा होता है, वरना राजा तो महंगा ही होना चाहिए, है ना। तो वो ज्यादा प्रोडक्शन है तब अवेलेबल है, वरना ये भी अपने आप में छोटा मोटा फ्रूट नहीं है, बनता तो बहुत है ये, लेकिन वो अलग बात है, सीजन है तो फिर लटकता है यहाँ वहाँ ठेलों पे 40 रुपए किलो। अदरवाइज आप समझते हैं ये भी सेंसिटिविटी दिखाता है, कहता है मुझे सोल्ट में नहीं रहना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव एसिड टॉलरेंस। वो सोल्ट टॉलरेंस की बात थी, यहां पे एसिड टॉलरेंस की बात है। पढ़ आप लीजिएगा यार, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, याद करना है आपको। फिर बोला है क्लासिफिकेशन सॉरी बेस्ड ऑन लॉन्गेविटी, मतलब कौन कितने साल तक रह सकता है। 100 साल से ज्यादा ये रहेंगे, 50 से 100 साल, 10 से 50 साल, है ना। तो देखो 100 साल से ऊपर सर्वाइव करता है डेट पाम, कोकोनट, अरेका नट। अरेका नट आपको मैंने दिखाया हुआ है, एग्रोनॉमी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, सुपारी जिसे कहते हैं ना। बाकी ये देख लो यहाँ पे एज आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोला गया पीएच रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रूट। ये जो पूछने पे आता है ना आईबीपीएस, इसकी ये बड़ी गंदी आदत है। बच्चे ने अगर एक चीज को पढ़ा है तो लॉटरी लग जाती है, और नहीं पढ़ा तो भैया सेम टाइम पे फिर रिजेक्शन की लॉटरी लगती है। अब देखो इस साल जिसको ये क्वेश्चन पता होंगे लगी लॉटरी, जिनको नहीं पता था फिर भी लगी लॉटरी जूतों की, है ना, फिर पढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ है, ये जहां से उठाता है। जैसे वो देखो ना क्वेश्चन था,
हाईली इरिगेशन सेंसिटिव और मीडियम टू हाई सेंसिटिव। वहां भी देखो एक टेबल से दो उठा लिए इसने, तो जहां इसको प्यार हो गया ना अभी चिपक जाता है वहां से। तो इस साल इसने इतना प्यार करा, देखो पाइनएप्पल को ये RRBS 2018 में लेके आ गया और यहाँ पे लेके आया और 3 यहाँ से सीधे पूछ लिए। अब पीएच रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है, याद आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। प्रोपेगेशन जानते हैं ना? हाँ आप लोग जानते हैं, क्या होता है प्रोपेगेशन? मतलब होता है यार मल्टीप्लीकेशन, आप इसे रिप्रोडक्शन कह दो। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हर जगह होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है, वो प्लांट्स के अंदर भी होती है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी प्रोजनी को मल्टीप्लाई करना। प्लांट करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे प्लांट जो है ये क्या करते हैं, 2 तरीके से अपनी प्रोजनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? या तो सेक्सुअली ला सकते हैं या फिर एसेक्सुअली ला सकते हैं। सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल जो वर्ड बोल दोगे तो सीड का जिक्र करना ही पड़ेगा। पिछली बार भी देख लो, जब तुमने बोला मेल फीमेल का फ्यूजन, सेक्सुअल की बात कर दोगे तो सिर्फ सीड आएगा ही आएगा। एसेक्सुअल की बात करोगे फिर सीड नहीं, फिर वेजिटेटिव पार्ट की बातें करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल एक नया टाइप ऑफ प्रोपेगेशन आ गया जो है तो एसेक्सुअल के अंदर ही, लेकिन हाँ उसे आप माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हो। जैसे कि क्लोनिंग टेक्निक है या फिर आपका जो टिश्यू कल्चर है, ये माइक्रो प्रोपेगेशन है जहां पे आप यूज करके एक से हजारों कॉपीज आपके प्लांट्स की बना लेते हो। बिकॉज जनरली एक प्लांट से कितने प्लांट बना पाओगे? एक सीड से तो एक ही बनेगा, बट चलो एक प्लांट से कितने सीड मिलेंगे? 10, 50, 100, 200, 500 है ना, सैकड़ों हजारों तो नहीं मिल सकते। लेकिन माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जहां पे आप डिजीज फ्री मल्टीपल नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो प्रोपेगेशन एक पार्ट है और नया पार्ट जो है दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो चलो देखते हैं प्रोपेगेशन क्या होता है। बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेगेशन? प्रोपेगेशन कहता है सिंपल सा मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर प्लांट्स फ्रॉम सिंगल प्लांट, है ना। किससे हो सकता है? वो सेक्सुअल हो सकता है, वो एसेक्सुअल हो सकता है। प्लांट प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स। अलग अलग सोर्स है, लेकिन हाँ है 2 ही तरीके, या तो सेक्सुअल तरीका है मतलब सीड से है, एसेक्सुअल मतलब वो क्या है? वेजिटेटिव है। सेक्सुअल की बात करते हैं तो आपने समझ ही लिया, पढ़ आप लोगे ही, लेकिन मैं पूरा करना चाह रहा हूं तो थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। तो सेक्सुअल का मतलब सीधी सी बात यार, सीड और स्पोर से आपने क्या कर दिया, पूरा प्लांट खड़ा कर दिया, वो सेक्सुअल है। फिर कहता है व्हाट इज सीड? 2 नंबर लगा हुआ है, क्यों लगा बताता हूं। सीड क्या होता है? कहता है सीड एक स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट है, क्योंकि होता तो प्लांट ही है सीड के अंदर भी, लेकिन अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ। तो कहता है सीड जो है वो क्या है? स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट है, एनक्लोज्ड इन अ कवरिंग। कवरिंग तो होती है, उसके ऊपर सीड कोट होती है, यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिपन ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब सीड तो तुम समझ गए, लेकिन जिम्नो एंजियोस्पर्म नहीं समझे तो मैंने इसलिए ऊपर 2 लिखा। लेवल 1 की बात को समझिए, लेवल 2 को ट्राई कीजिएगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वरना बाद में बताएंगे। बट फिलहाल आपने सीख लिया कि है क्या, एक एम्ब्रियोनिक प्लांट है जिसके बाहर क्या है, उसके बाहर सीड कोट है और उसके अंदर फूड भी स्टोर होता है, बिकॉज उसके अंदर एक एम्ब्रियो है छोटा सा, जिसे ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, है ना। तो वो क्या है, वो अपना फूड साथ लेके स्टोर करके चलता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। सीड से प्रोपेगेशन करवा दिया तो वो क्या है? सेक्सुअल प्रोपेगेशन है। कहानी खत्म, सेक्सुअल खत्म। एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं किसको? वेजिटेटिव पार्ट को यूज करने वाले हैं। वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके हम क्या करेंगे? बहुत सारे अलग अलग मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा लेंगे। दैट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी कटिंग, वो मॉडिफाइड स्टेम से हो सकता है, जैसे कि बल्ब हो गया, कोम हो गया, राइजोम हो गया, सक्कर से स्टोलोन हो गया, आपने पढ़े होंगे ये। या फिर वो लेयरिंग हो सकता है, वो ग्राफ्टिंग हो सकता है, या फिर वो बडिंग भी हो सकता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे। सबसे पहले कटिंग आ गया, आपको 2 एक साथ समझा देता हूं। एक होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग। दोनों एक साथ क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज समझ जाओगे। कटिंग और लेयरिंग में क्या होता है? कटिंग वाले केस में हम क्या करते हैं? कटिंग वाले केस में आप कट करते हो किसे? रोज को देख लीजिए। जनरली रोज अगर आप ग्रामों से, तो रोज आपने ग्रो किया होगा, मैंने बचपन में बहुत किया है ना। रोज की जब बात करते हैं, रोज की हम उसे कलम बोलते हैं, हम लोग, मतलब उसे कलम, आप भी बोलते हो, हिंदी में कलम बोला जाता है, लेकिन हाँ इंग्लिश उसे कटिंग बोलते हैं। हम स्टेम कटिंग उसकी ले लेते हैं। कटिंग के बाद उसे एक सुटेबल मीडियम के अंदर, मीडियम सुटेबल बोलेंगे तो मिट्टी बोल दीजिए, मिट्टी के अंदर हम क्या कर लेते हैं? उसे ग्रो कर लेते हैं, वो जर्मिनेट कर जाता है। ये क्या कटिंग है। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना मेरी बात को, तो आपने क्या किया? आपने रोज का स्टेम कट किया और उसको मिट्टी में डाला, बाद में उसकी जड़ें डेवलप हुई है। जड़ें बाद में आई है, कट पहले कर दिया।
लेकिन जब लेयरिंग की बात करेंगे, लेयरिंग भी एग्जैक्टली ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये बोलो कि तुमने क्या किया, जो प्लांट है उसके स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा दिया, तोड़ा नहीं अभी तक, दबा दिया है, मिट्टी में दबाया तो उसकी जड़ें निकलना शुरू की, जब उसकी जड़ें निकल गई उसके बाद उसे कट किया और ऐसा नया प्लांट डेवलप कर लिया। तो कहानी तो सेम ही हुई है ना, कटिंग के अंदर तुमने क्या किया, कट करके रूट का डेवलप करवाया, जबकि लेयरिंग की बात करेंगे तो लेयरिंग में क्या कर दिया आपने, वहां पे उसे पहले अंदर किया मिट्टी के, उसकी रूटिंग आ गई, जब रूटिंग हो गई फिर उसे कट कर लिया, तो वो क्या हो गया, लेयरिंग हो गया। समझ पाए ना, डिफरेंस तो इतना सही है, कटिंग में रूटिंग बाद में हुई, लेयरिंग में रूटिंग पहले हो गई, है तो अल्टीमेटली दोनों ही सेम पार्ट। लेयरिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं जी, कौन कौन से लेयरिंग आप समझ गए, टाइप समझाता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आपको एग्जांपल सभी को याद करने पड़ेंगे। टाइप ऑफ लेयरिंग की बात करते हैं तो बोला गया सिंपल लेयरिंग, माउंट ऑफ स्टूल लेयरिंग, कंपाउंड या सर्पेंटाइन, टिप लेयरिंग और एयर लेयरिंग। बहुत बहुत आसान है। नीचे से शुरू करता हूं, हवा से, है ना, एयर लेयरिंग से। एयर लेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब हवा के अंदर रहेगा, उसका काम मिट्टी के अंदर कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये लेयरिंग जो है ये मिट्टी के अंदर नहीं है, हवा के अंदर ही हो रही है। हवा में कैसे हो रही है, एक प्लांट है वो कहता मैं तो नीचे नहीं झुकूंगा, अब हम तो इंसान है, हम तो झुका लेंगे, बिकॉज अभी पृथ्वी पे इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग है ही कौन, अपने आप में हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो हमने बोला तू ना झुक, कोई बात नहीं, हमें तेरे से जड़े चाहिए, मैं करवा लूंगा। तो मैंने क्या किया, मोस को लिया, स्फेग्नम मोस को लिया, उसके ऊपर बांध दिया उसे, मतलब मोस काइंड ऑफ मिट्टी बोल दीजिए यार, क्योंकि उससे मोस क्या मॉइस्चर स्टोरेज कर लेगा और जड़े निकलने में आसानी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, खड़े हुए स्टेम के ऊपर ही ना तो मोड़ा ना तोड़ा, वहीं पे स्फेग्नम मोस लगाई, प्लास्टिक से उसे लॉक कर दिया, मतलब स्फेग्नम मोस वहां पे लगा दिया, रूटिंग हो जाएगी, आप फिर उसे कट कर लोगे। ये कौन सा लेयरिंग हो गया, ये आपका एयर लेयरिंग हो गया। टिप लेयरिंग में क्या होता है, टिप लेयरिंग के अंदर ये लो, ये झुका तो रहे हैं लेकिन अंदर क्या डालेंगे, प्लांट की टिप को डालेंगे, जो आपकी ब्रांच है ब्रांच की टिप को डाला जाएगा, बीच का पार्ट नहीं डालेंगे, वो टिप लेयरिंग हो गया। कंपाउंड या सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन कैसे हो गया भाई, सांप जो ऐसे से 3-4 जगह पे घूम जाता है, ऐसे ही सर्पेंटाइन और कंपाउंड लेयरिंग में क्या करोगे, एक स्टेम को 2-3 जगह से दबा दोगे। स्टेम में नीचे डाला, यहां से दबा दिया, बाहर निकाला, ये दबा दिया, ये निकाला, ये दबा दिया, ये 3-4 जगह से दबा दे, 3-4 अलग अलग प्लांट बनने वाले हैं। ये कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग हो गया। माउंट और स्टूल लेयरिंग, माउंट और स्टूल लेयरिंग में क्या है, जब आपको दिखता है कि प्लांट नीचे नहीं झुकाया जा सकता तो आप लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं डायरेक्टली, मतलब बहुत ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दिया, अब वो ब्रांचिंग या रूटिंग फिर से डेवलप कर लेगा, वहां से हम काट लेंगे, दिखाता हूं आगे। सिंपल लेयरिंग तो नाम ही सिंपल है ना, झुकाइए उस ब्रांच को, मिट्टी में डाल दीजिए, बस हो गया सिंपल लेयरिंग। देखिए कैसे होता है। माउंट लेयरिंग से क्वेश्चन पूछा था जी RRBSO 2018 ने, ये देखो यहाँ पे आपने कर दिया, मिट्टी चढ़ा दी, अब देखो इसमें से ब्रांच आ गया, इसमें से आ गया, ब्रांच नहीं सॉरी रूट आ गई है, अब इसको मैं काट लूंगा यहां से, कहानी खत्म। सो माउंट लेयरिंग के लिए बोला गया मेथड फॉर लेयरिंग फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट is to propagate many of the thick stemmed or closely branched plant, especially when it is desirable to root all the branches. Short stemmed या फिर stiff branches है, जो short stem के stiff है वो नहीं मोड़े जा सकते, shrubs which do not bend easily are raised by this method. The soil or other medium is mounted around the base of newly developed shoot. This method is used in apple, pear, guava एटसेट्रा। ये चीजें एग्जांपल याद करने वाले होते हैं कि किसके अंदर कौन सा टाइप यूज किया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलता हूं, सर्पेंटाइन लेयरिंग देख लो, आपको दिख रहा होगा ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रूट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, फर्स्ट पार्ट जो पोलिनेशन वाला था वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइकोगामी पे, डुओ डाइकोगामी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखो लेयरिंग से कितने सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे 18 के अंदर पूछा, कहां पे, ये देखो ये 18 के अंदर क्वेश्चन आया, और यहाँ पे देखो अगले साल 19 में सर्पेंटाइन लेयरिंग से आ गया। मेरे अगर लेक्चर आप ले रहे हैं तो मैं आपको हर जगह दिखा दे रहा हूं कि 2018 में आया, उसी पैटर्न पे 2019 में आ गया। इसीलिए मैंने रात को टेलीग्राम पे मैसेज भी डाल दिया था कि आप अगर ऐप के अंदर जाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहां मैंने पिछले 5 सालों के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। वो AFO के भी हैं, RRBSO के भी है, नाबार्ड के भी है, इवन जो पिछले साल UPSC का पेपर हुआ, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए 15-16 आई थिंक 22 क्वेश्चन थे, बट कुछ ऐसे जो एनवायरमेंट के थे, तो जो कोर एग्रीकल्चर के थे वो भी उठा के मैंने वहां पे ऐप में डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल है। तैयारी करने से पहले एक बार पैटर्न को स्टडी करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद तैयारी करें। अगर वैसा करेंगे तो देख लो 18 के अंदर माउंट लेयरिंग पढ़ा, तो 19 के अंदर सर्पेंटाइन AFO में आ गया। तो बोला गया सर्पेंटाइन लेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड लेयरिंग। इन दिस प्रोसेस
Several layers are formed from the single stem. The process involves bending of stem to the soil and alternative covering and exposing the stem part. Serpentine layering propagation method is used in droopy vine type of plant. है ना, ड्रूपी वाइन टाइप जो नीचे ही झुक गया, उसको देखो यहां से दबा दिया, ये क्या होगा, सरपेंटाइन या फिर कंपाउंड लेयरिंग। आगे चलते हैं। लेयरिंग के बाद क्या आ गया, हमारा ग्राफ्टिंग आ गया। ग्राफ्टिंग की जब बात करते हैं बहुत आसान है ये, क्यों, ग्राफ्टिंग में क्या करना है आपको, है तो कैसा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही है, तो एक आपने रूट स्टॉक या फिर स्टॉक ले लिया और एक आपने साइन ले लिया, है ना। साइन और रूट स्टॉक आपने आपस में क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, बांध दिया, जोड़ दिया, उससे ऊपर से रैप कर दिया, अब एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका ग्राफ्टिंग हो गया। अगेन ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग भी 3 प्रकार की होती है, टंग ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग। इसको डरिएगा मत, ग्राफ्ट यूनियन का मतलब क्या है, जब आपने क्या किया, यहां पे इन दोनों को जोड़ा और ये सक्सेसफुली ग्रो हो गया तो वो ग्राफ्ट यूनियन है। बिकॉज अगर दोनों जुड़े ही नहीं है, सक्सेसफुली ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तो ग्राफ्टिंग खराब होगी ना आपकी, तो उसे क्या बोल देते हैं, ग्राफ्ट यूनियन कह देते हैं। अब कहता है वो टंग ग्राफ्टिंग है, वीनियर ग्राफ्टिंग है, या फिर वो क्या है, वेज ग्राफ्टिंग है। अब देखो वेज ग्राफ्टिंग आप देख पा रहे हैं क्या बोलता है, कहता है वेज ग्राफ्टिंग जो AFO 2020 ने पूछा था, वेज ग्राफ्टिंग ऑल्सो नोन एज क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग इन विच द रूट स्टॉक, नीचे वाला जो पार्ट है, रूट स्टॉक debarked 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू स्लोप कट and wedge is made of tongue and shape and sign is inserted, है ना। बस कट लगा दिया और उसके बीच में साइन को इंसर्ट कर दिया, ये कैसा हो गया, आपका वेज ग्राफ्टिंग हो गया। आगे चलते हैं। अभी आपको मुझे पता है वेज में थोड़ा सा डाउट आ गया सर कैसे किया, लेकिन जब बाकी देख लेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। टंग ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग वाले केस में जाएंगे, देखो कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। ये देखो आपने यहां कट लगाया, टंग जैसी शेप बना दी है, इसके ऊपर अब इसे लाके ऐसे अटका दोगे, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आपने अटका दिया तो ये टंग ग्राफ्टिंग हो गया। क्या बोला गया यहाँ पे, कहता है इन व्हिप एंड टंग ग्राफ्टिंग कोरोस्पोंडिंग कट्स through root stock and sign material are joined end to end and then bound। end to end जोड़ दिया और फिर बाउंड कर दिया है। the interlocking tongues add structural support to join as the cambium layer heal and fuse together as well as giving a larger surface area of cambial contact। ऐसा किसमें करते हैं, एप्पल के अंदर। देखो फिर से क्वेश्चन पूछा AFO 19 ने, आप देख पा रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन छोटे से टॉपिक से रिपीट हो जा रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट ये होगा। आगे चलते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। बोला गया वीनियर ग्राफ्टिंग और इनले ग्राफ्टिंग भी इसे कहा जाता है। इज मेथड यूज्ड फॉर स्टॉक्स लार्जर than 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। लेंथ की बात नहीं कर रहा, किसकी, व्यास की बात कर रहा है कि डायामीटर में वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है। The sign is recommended to be about as thick as pencil. Clefts are made of same size as the sign on the side of branch, not on the top। फिर से पढ़ता हूं, क्या बोला है, क्लेफ्ट जो है कहता है मेड ऑफ सेम साइज एज द साइन ऑन द साइड ऑफ द ब्रांच, नोट ऑन द टॉप, है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे साइड में लगाने वाला है ये। सो फिर क्या बोला गया, द साइन एंड इज शेप्ड एज वेज inserted and wrapped with the tape to scaffold branches to give it more strength। ऐसा किसमें करते हैं, मैंगो के अंदर ऐसा किया जाता है। ये देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, साइड से ग्राफ्टेज कर दिया है, ये यहाँ पे कट लगाया, इस साइड पे आके आपने उसे इंसर्ट कर दिया, फिर उसे रैप कर दिया। ये कौन सी ग्राफ्टिंग है, वीनियर ग्राफ्टिंग आपने इसे बोल दिया। आगे चलते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग के बाद आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। बडिंग क्या होता है जी, जैसा कि नाम ही आ गया, बड इंसर्ट करोगे। पिछली बार रूट्स और साइन की बात चल रही थी, अब की बार किसकी बात चलेगी, अब की बार बड की बात चलेगी। भाई मैंने बड लेके आया, इस शेप की उस शेप की, और बड को इंसर्ट कर दिया। सो कहता बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म develop from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site। budding को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, that can be टी budding, annular या फिर रिंग बडिंग, मतलब गोल गोल काट दिया, पैच लाके इंसर्ट करा, पैच बडिंग हो गया, चिप इंसर्ट करा तो वो क्या हो गया, आपका चिप बडिंग हो गया। अब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज हमारा टाइम भी होने वाला है और आपने थोड़ा थोड़ा तो उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़िएगा। बोला यार कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स इन इंडिया, आप देख सकते हैं सामने हाईलाइट हो रहा है। एक RRB 19 ने पूछा है, दूसरा AFO 2020 ने पूछा है।
पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसका ऐप के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो पेड वाले स्टूडेंट है उनको भी ऐड, उनके लिए भी कर दूंगा और बाकी जो उनके लिए भी कर दूंगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछे, 2 क्यों यार, मैं गलत बोल रहा हूं, ये देखिए सर तीसरा भी पूछा गया है। तो आरआरबी 19, एएफओ 19 और एएफओ 20 ने पूछा है किसके अंदर कौन सा कमर्शियल मेथड होता है प्रोपेगेशन का। कुछ और बेसिक टर्म 2-3 की बातें करते हैं, फिर लेक्चर को लास्ट स्टेज पे लेके चलते हैं। एएफओ 20 ने पल्सिंग के बारे में पूछा था, पल्सिंग के बाद आपको बता देता हूं। उसके बाद एक टर्म क्राउन क्लीनिंग की बात करी गई थी, ये भी 20 के अंदर पूछा था। एक आर्बोरिकल्चर जो आप सारे लोग जानते हैं, ये भी 20 के अंदर पूछा गया था। पल्सिंग में शुरू में ही बोल रहा था, जब बात करते हैं किसकी, आपके फ्लोरिकल्चर की, तो आप लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी ऑफिसेस के अंदर फ्लावर्स रखे होते हैं, मूवीज में देखा होगा, वो कंटेनर्स के अंदर पड़े होंगे। देखा आपने कभी? मैं दिखाता हूं आपको, है ना, ऑफिस में लेके चलता हूं और किसी के ऑफिस में दिखाता हूं कैसे उन्होंने फ्लावर्स को रखा हुआ है, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। मैंने यहाँ पे बोला फ्लावर इन ऑफिस टेबल, तुम्हें दिखा रहा हूं मैं, 1 मिनट के रुको, क्योंकि सूटेबल इमेज भी चाहिए होती है ना समझने के लिए। जरा चलिए अपने ऑफिस चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिस के अंदर यहाँ पे देखिए फ्लावर्स रखे गए हैं, लेकिन आपको दिख रहा है ना किसी कंटेनर के अंदर है और उसके अंदर कोई सॉल्यूशन सा है ना। तो ये किसी सॉल्यूशन में क्यों रखे जाते हैं? पहला तो बता दूं, ये जो कंटेनर होता है ना, इसे वास शेप कहा जाता है, VASE, वास शेप। और इस वास के अंदर रह के वो जितनी लाइफ दे पाता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, वो कौन सी लाइफ होती है? उसकी वास लाइफ होती है। उसे शुगर सॉल्यूशन दे देते हैं ना, उसे चीनी के घोल में डाल के देख लो, तुम्हारे घर पे कोई फ्लावर आएगा, उसे चीनी घोल में डाल के देख लेना, वो जनरल से ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे, जब आपने चीनी घोल में डाला, आप ट्राई करना चाह रहे हो उसकी जो वास लाइफ है, फ्लावर्स की वास लाइफ का मतलब क्या होता है? उनकी फ्रेशनेस वाली लाइफ, जो कंटेनर के अंदर पड़े हैं उस टाइम वाली जो लाइफ है उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पल्सिंग। एएफओ 20 ने पूछा था क्राउन क्लियरिंग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कोकोनट से जुड़ा हुआ है, डिनेवलिंग बनाना से जुड़ा हुआ है। ये वाली बातें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है आपके लेक्चर्स के अंदर। आर्बोरिकल्चर की बात करते हैं तो बोला गया एस्थेटिक एंड शेडी प्लांटेशन को आप ग्रो करते हो फॉर डेकोरेशन पर्पस, उसे क्या बोल देते हैं? उसे आर्बोरिकल्चर कह दिया जाता है। यहां पे समाप्ति करेंगे। वो एक क्वेश्चन, एक्चुअली 5 क्वेश्चन ही पूछता हूं मैं आपसे, लेकिन यहां पे वो 6 क्वेश्चन थे तो मैंने इसे लास्ट में रखा हुआ था। और कुछ एक फैक्ट्स भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, इससे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी के लिए नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से नोट कीजिएगा। बिकॉज चाहे तो नोट कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप YouTube पे देखेंगे आफ्टर टाइम इस क्लास को, तो हाल फिलहाल अगर आप ऐप के अंदर है तो एनी हाउ स्क्रीनशॉट को यहाँ पे बैन किया गया है। कुछ एक चीजें रेस्ट्रिक्ट हमें करनी पड़ती है, वो हमारी मजबूरियां हैं, वरना हम नहीं चाहते ऐसा किया जाए। ओवर करेंगे हमारे आज के लेक्चर को एंड अगेन इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगला जो होटी वाला पार्ट है वो आकाश सर लेंगे, उसके आगे की जो 4 क्लासेस है वो प्रियंका मैम लेंगे, उसकी अगली जो क्लास है वो सिमर सर लेंगे, और सबसे लास्ट जो क्लास होगी मैं आ जाऊंगा फिर से तुमसे बातें करने, क्योंकि पढ़ाना मुझे आता नहीं है, बातें करनी आती है, बट उम्मीद करता हूं बातों में ज्यादा तो नहीं, बट पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन वो वाली बातें तो समझे होंगे। कि आगे जो था फिर वो ये टाइम लिमिट हो जाता है तो जल्दी जल्दी खींचना पड़ता है, तो मैंने जल्दी ही खींचा प्रोपेगेशन को, बट वो वाला पार्ट में स्लो चला बिकॉज फ्लावर्स के अंदर पता नहीं क्यों, मैं मेरे लिए बोलता हूं, जब ग्रेजुएशन में गया था मुझे ऐसा लगता था यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। बहुत बार लोगों ने लाके भी दिखाया फ्लावर, ये देखो प्रोफेसर्स ने, ये है वो है, मुझे ना जाने कॉम्प्लिकेटेड लगता था। पता नहीं ऐसा हो जाता है, हर किसी का माइंड सेट होता है, जैसे एंटोपैथो में रहा मेरा। चलो ओवर करते हैं। और बहुत सारे मैसेजेस, आप पढ़ाते वक्त स्क्रीन तो रोटेट होता है, ये आपको करना नहीं आया शायद, आप स्क्रीन रोटेट हो जाता है, ये तो जूम का फीचर है, स्क्रीन शॉट नहीं होता, ये वाली बात मैं मान लेता हूं। चलिए ओवर करूंगा सेशन को। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पे नहीं कर पाते, लोग फ्री क्लासेस को मतलब फ्री क्लासेस लेते हैं। यहां पे वैसे तो एक बात है कि इस टाइम पे बच्चे क्लास में, एग्जैक्ट बताता हूं नंबर कितने हैं, नंबर है 550 क्लास के अंदर इस टाइम पे लाइव है, अगर ये ऐप के अंदर है, बिकॉज यूट्यूब पे बात होगा मुझे पता नहीं है। देखो मैं एक बात तो क्लियर कर देता हूं, पहली बात तो ये कि ये जो मैंने क्लासेस ली वो अलग बात है कि मैं फ्री दे रहा था तो मैंने मेरे बच्चों को बोला कि तुम भी अटेंड कर लो ताकि रिवीजन हो जाए, लेकिन इन 550 में से ना 300 से 400 बच्चे तो वह जो पेड स्टूडेंट है, 150 वो है जो फ्री में ले पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये क्लासेस फ्री है, फ्री जब होती है ना, फ्री वाली चीजों की वैल्यू घट जाती है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना। बट मैं सिर्फ छोटा सा पर्पस लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़े अमीर बैकग्राउंड से नहीं आया हूं, मैंने भी वो चीजें देखी है, मुझे भी लाइफ में फैसिलिटीज नहीं मिली। जब मेरा यूपीएससी जब मैंने दिया था, पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरी बार मुझे मौका ही नहीं मिला कि नहीं यूपीएससी नहीं करना, बिकॉज बहुत लंबी चौड़े खर्चे वहां पे आते हैं। तो मैं ये भी चाहता हूं कि जिन लोगों को नहीं मिल पाता मैं कुछ उन्हें सपोर्ट कर सकूं।
तो ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज लेक्चर के इस स्टेज तक आना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। जैसे टायर में से हवा निकलती है ना, वैसे जनता की निकल जाती है, पढ़ते पढ़ते यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप इस स्टेज तक आ गए, वो चाहे लोग बाद में भी सुन रहे होंगे, बिकॉज वीडियो को भी लास्ट तक तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो मेक श्योर कि लाइफ में ना पेशेंस और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है आप लोगों को। अगर आपको ये लगता है कि मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, मैं इसलिए क्लास छोड़ गया था, मेरी नीयत खत्म हो इसलिए छोड़ गया था, या फिर मेरे को पढ़ना ही नहीं, किसी भी कंडीशन में छोड़ गए, अल्टीमेटली आप 2 घंटे का पेशेंस मेंटेन नहीं कर पाए, तो नुकसान ये होने वाला है कि जिस ड्रीम को आप देखते हो उसके लिए लंबा चौड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूंगा, वो ये कि मैं इन वीडियोस को YouTube पे तो नहीं डालूंगा अभी के लिए, ये डालूंगा मैं कब, इसे 15-20 दिन 1 महीने के बाद। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को YouTube पे सुन रहे हैं, तो अभी वाली जो बात बताने वाला हूं ये आपके लिए मतलब की नहीं है, इसके लिए ना तो मुझे फोन करेगा ना कुछ और। लेकिन हाँ, जो लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, बता दूं मैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं आज से 5 से 6 दिन बाद जो आऊंगा, तो क्लास के लास्ट में इसी वाली स्टेज पे एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा, जिसे मैं 24 आवर्स तक के लिए एप्लीकेबल रखूंगा। वो कूपन कोड इस क्लास में क्यों दूंगा, क्योंकि मैं सभी को फ्री में देना चाहता, सभी को डिस्काउंट देना चाहता। जिसके पास है वो मुझे पे करे, जिसके पास नहीं है मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं। लेकिन इस चक्कर में बहुत लोग फायदा उठाते हैं। तो एक ऐसा कूपन कोड दूंगा जो एप्लीकेबल होगा 24 आवर्स के लिए, और अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दे दूंगा, बट सिर्फ क्लास में ही दूंगा। पब्लिकली दूंगा तो फिर हर कोई आ जाता है, लेकिन ये क्लास मेरी 5 दिन बाद भी कोई ले रहा होगा और एंड तक जिसने इस वीडियो को सुना, तो लॉजिकल सी बात है उसे जरूरत है, या फिर उसने मुझे 10,000 पे कर दिए हैं। क्योंकि जिसने पे करे वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बिकॉज उसके पैसे लगे ना इस पढ़ाई के लिए, वो करेगा। जिसको फ्री में है तो वो नहीं आएगा यहां तक, और जो आएगा वो बच्चा नीडी है। फिर तो मैं आपके 5 सेशन के बाद, 4 प्रियंका मैम के, 1 आकाश सर का, 1 सिमर सर का, 6 सेशन का जब आऊंगा, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, कोशिश करूंगा कुछ हेल्प कर पाऊं। बाकी हमारी साइड से जो हो पाएगा, सिर्फ डिस्काउंट नहीं, हम फ्री के अंदर भी देते रहेंगे। आप भी जानते हैं मैंने 45 डेज ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है, 8 टेस्ट भी ऑलमोस्ट पूरे कर दिए आपके। इसके बाद भी कुछ हो पाएगा तो मुझे बोलिएगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। अभी आप लोग कमेंट्स में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, बट मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, बिकॉज मैं मेरी बातों पे ही फोकस कर पा रहा हूं। बिकॉज वहां पे देखा तो जाने कुछ और हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। ये मेरे भाई बहन ऐसे हार्ट भेजते रहते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। भाई बहन है, मैं वैसा वाला डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बट बहुत खुश होता था अंदर ही अंदर से, क्योंकि आज संडे था, मैं क्लास नहीं लेता आज, लेकिन ये प्यार है जो खींच लेता। सच बताता हूँ, मेरी एक हॉबी है कुकिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सैटरडे संडे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैं अपना दिन उसी काम में ऑक्यूपाई कर लेता हूँ। बट एनी हाउ, आज मैंने सुबह सुबह वाला काम करके अपना दिन निकाला, टेस्ट बना के, फिर शाम को यहाँ पे भी आ गया, बिकॉज ये आप लोगों का प्यार था, वरना मैं संडे की छुट्टी कर लेता। तो वापस मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में संडे को। उससे पहले टेस्ट के लिए रेगुलरिटी बना के रखिएगा, टेस्ट को मत छोड़िएगा जितने भी लोग दे रहे हैं। ये नेचुरल सी बात है, पहला टेस्ट 1200 लोगों ने दिया, मतलब दिया तो ज्यादा लोगों ने, लेकिन इमीडिएटली लाइव होते ही 1200 लोगों ने दिया था। सेकंड 900 ने, फिर 800 और कुछ 700 बच्चों ने दिया बाद में, है ना। अभी देखिए जो कल वाला टेस्ट है वो 700-800 ने दिया है। ये जनता ऐसे ही है, जनता का कुछ नहीं बनता, जो मेहनती लोग हैं उनका ही बन पाता है। तो ध्यान रखिए, जनता के कैटेगरी मत आइए, पढ़ने वालों की कैटेगरी में आइए, मेहनत कीजिए, मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलता है। वो कहते हैं ना कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, तो आपका सिलेक्शन एक दिन होना ही होना है, जरूरी है तो वो ये कि आप मेहनत करते रहे। चलिए ओवर करता हूं, कुछ बातें देख लेता हूं, अगर आप लिख रहे हैं ऐसी ऐसी। जो आगे थोड़ा क्या लिखा है, मैसेज ज्यादा है यार। JRF हॉर्टिकल्चर क्लास, JRF हम नहीं करवाते हैं सर। एग्रोनॉमी प्लांट साइंस हमने एक पंगा लिया हुआ है सच में यार, क्या ही बोले, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, फी बहुत कम होती है, उतना तो एक्सपेंडिचर टीचर्स की सैलरी में चला जाता है जितना रेवेन्यू आता है। तो JRF हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि JRF में टेस्ट सीरीज देना पॉसिबल है, और मैं प्लान भी कर रहा हूँ, बायोटेक की टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, एक्सटेंशन की बना रहा हूँ, हॉर्टी की बना रहा हूँ, फिजिकल साइंस की बना रहा हूँ, एग्रोनॉमी और प्लांट साइंस तो चल ही रहा है। टेस्ट सीरीज सारी दे देंगे, बैच नहीं, क्योंकि बैच 2 घंटे का स्लॉट पूरा ले जाता है, और 2 घंटे का स्लॉट कुछ ऐसा है कि पूरा दिन क्लासेस होती है, तो JRF को अकोमोडेट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, मैं बातें करता हूँ, पढ़ाना पढ़ाना अपने बस की बात ही नहीं है यार। कोई बच्चा है ना, एक कुछ लाइनें लिख रहा है, ये बार बार लिख रहा है, जो लोग सुन रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास छोड़ सकते हैं। बट ये बहुत बार लिख चुका है, मैं इग्नोर कर रहा था, इग्नोर में इसलिए मैं बाद में पढ़ लूंगा। अब तो चैट भी स्लो हो गया, रोक दूंगा चैट को, बहुत सारी चैट है यार।
अब रोक देते हैं। प्री के पेपर अरेंज करवा दीजिए। मैं प्री के लिए बोल चुका, मैंने मेंस के पेपर डाल दिए हैं, प्री के पेपर में विद इन 4 to 5 डेज डाल दूंगा, कंफर्म डाल दूंगा। मैंने टाइप करवा ली है 18, 19, 20 वाला पेपर। जैसे ही टाइम मिलता है मैं इसे ऐप के आपके वो जो प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन है वहां पे डलवा दूंगा, प्रॉमिस इस बात का। भाई किसी ने एक नहीं, ये आपके लिए ही है। हर पन्ने पे ख्वाब लिखा है, अनमोल गुणों का आगाज लिखा है, सपनों को पंख प्रदान लिखा है, हौसलों को उड़ान लिखा है, ख्वाहिशों को अरमान लिखा है, मुश्किल को आसान लिखा है, परिश्रम को परिणाम लिखा है, कर्म को फलवान लिखा है, सफलता को शोर लिखा है, क्योंकि हर पन्ने पर ख्वाब लिखा है। क्या बात है, वेरी गुड। प्लीज मुझसे भी क्वेश्चन पूछा करो, रोज हैंड रेज करती हूं। देखो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं उनसे मैं पूछ लेता हूं, बाकी लोगों से नहीं पूछ पाता। अभी तो खैर मैं आऊंगा ही नहीं अगले 4-5 दिन के लिए, लास्ट डे जब आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि सभी से पूछ पाऊं मैं। प्लीज मुझसे, ठीक है आपने लिख दिया। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कुछ नहीं, कुर्ता लुक सो गुड। अरे कुर्ता कहाँ सो गुड यार, अच्छे से स्टिच नहीं करा उसने। ओके चलो बच्चों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, बट मेक श्योर कि एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी लोग ये इस टाइम पे लाइव क्लास में है, फर्क नहीं पड़ता आप फ्री स्टूडेंट है कि पेड स्टूडेंट है, बट डेफिनेटली आप स्टूडेंट है मेरे, तो मेक श्योर कि एंटो पे तो, बिकॉज कल क्या हुआ ना, कल कुछ बच्चों ने एनिमल हस्बेंड्री का टेस्ट नहीं दिया। कौन से वाले बच्चों ने पता है? जो मेरे इस ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर जो क्या है पीजी है, वहां वाले बच्चों ने, दे सेड अभी तक क्लास में नहीं करवाया है। क्लास में जब करवाऊंगा तो टेस्ट की कमी नहीं आने देता हूं। जब मैं फ्री में इतने दे रहा हूं, पेड में तो कितने दे दूंगा। तो टेस्ट को ये सोच के छोड़ मत दीजिए कि अभी करवाया नहीं है, करवा देंगे, कहीं नहीं भागने वाले हम और ना जाने देंगे तुम्हें। लेकिन टेस्ट को रेगुलरली अटेम्प्ट करो। स्टार्ट करने से पहले बता के जाएगा कि ये तुम्हें आता है और ये तुम्हें नहीं आता, ताकि तुम अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। आज आपका टेस्ट नहीं है क्योंकि आज होर्टी का पहला लेक्चर है। कल रात को फिर से 9 बजे आपका होर्टी का टेस्ट होगा और अकॉर्डिंगली फिर एक दिन छोड़ के आपके टेस्ट होते जाएंगे। जब लास्ट डे आऊंगा तो कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ साथ एनालाइज भी कर लीजिएगा। एनालाइज करने वाली बातें मैंने आप लोगों को क्लासेस में सिखाई हुई है, बिकॉज एनालाइज करना सबसे बड़ी पावर है। मिलता हूं आपको आपके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।